Hello and welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss the NDA 225 मैथ्स पेपर। और पहले इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। पेपर तो इजी ही था, लेकिन कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिया था। जैसा मतलब आदमी सोचता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा हटके भी दे दिया था, एकदम सिंपल दे दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई इक्वल टू आर जेड इक्वल टू अपना वेर एक्स वाई जेड आर इन जी पी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी क्यू आर इन, अच्छा पहले तो एक्स वाई जेड जी पी में दिया है ना, तो एक्स वाई जेड को आप ले लो, कुछ एक्स वाई जेड जी पी में दिया है, तो इसको ले लो 1 2 4 ले लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पी की पावर 1 इक्वल टू क्यू की पावर 2 इक्वल टू और आर की पावर 4। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग के ले लेते हैं। ठीक है, और p इक्वल टू के, क्यू इक्वल टू 1/2, आर इक्वल टू 1/4। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं, अपने को सॉल्व करना है, कैसे भी आंसर निकालना है, जल्दी से आंसर निकल जाए। तो इसके लिए मैं कोई ऐसा इसके जगह पे नंबर ले लूंगा ना, कांस्टेंट की जगह पे, कि थोड़ा सा पी क्यू आर का वैल्यू इजी, मुझे इजी वैल्यू मिले, आसान वैल्यू मिल जाए। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले लूंगा 16 ले लूंगा। ठीक है, तो पी आ जाएगा 16, क्यू आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा 16, और आर की पावर 4 आ जाएगा 16। ठीक है, अगर यहाँ से क्यू देखोगे ना तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आर देखोगे तो 2 आ जाएगा। अब बोलता है कि पी क्यू आर एपी में है, तो 16 और 4 और 2 एपी में है क्या। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट उसका डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट। तो देखते हैं कांस्टेंट सेम आ रहा है क्या। 4 माइनस 16 किया तो -12 आएगा, 2 माइनस 4 किया तो -2 आएगा। तो कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा है, तो जीपी तो नहीं, एपी तो नहीं बन रहा है, नॉट एपी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर इन जीपी। अब इसके लॉग लगा रखे, देखते कि इसमें लॉग लगा दिया, और 16 को 2 की पावर 4 लिख देता हूं मैं, और 4 को लॉग की 2 पावर 2 लिख देता हूं मैं, और इसको लॉग 2 ही रहने देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, आगे ले लो, 4 2 1 बन जाएगा। लॉग कैंसिल कर सकता है, तीनों में कॉमन है ना, क्योंकि अपने को डिवाइड करके चेक करना है, इसका कांस्टेंट रेशियो चेक करना है कि तो नहीं तो लिख ही देता हूं। यहां से देखोगे तो 4 log 2, 2 log 2 और log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग ये हटाओ ना, अपने को चेक करना है रेशियो। तो 4 2 और 1 को चेक कर लो, 4 2 1 को चेक कर लो। देखो 2/4 ये कितना आ रहा है, 2/4 आ जाएगा 1/2, और 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो दोनों रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है, रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है, तो जीपी तो हो जाएगा। तो जीपी है और एपी नहीं है, तो कौन सा आंसर, क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए बी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है, और ये कॉम्प्लीमेंट होता ही है, और देन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं, ए माइनस बी को, ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, सॉरी इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, डबल कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा वाला ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है जब इंटरसेक्शन लगाओगे तो ये इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन लगाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों तो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ सेम आ रहा है, तो दूसरा वाला तो सही नहीं बोल रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, select the answer using the code given below, only one answer,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया, y का वैल्यू दे दिया x फैक्टोरियल और z का वैल्यू 2x फैक्टोरियल और z बाई y इक्वल टू 120 दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करो, पहले तो z बाई वाई दिया अपने को 120 दे दिया है, तो z का वैल्यू कितना है 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इक्वल टू 120। अब देखो इसको सॉल्व करते बैठोगे ना, एग्जाम में अपने को, बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, स्कूल का कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि इसको सॉल्व करते बैठोगे। ठीक है, आप यहाँ पे गेस कर लो x क्या हो सकता है। x को 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, देखो कहाँ पे बैठ रहा है। 1 डालेंगे तो क्या होता है देखते हैं, 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 पे तो नहीं आ रहा है। 2 डाल के देखो, 2 पे चेक करो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन x2 लिया तो देखो बैठ रहा है क्या, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। इस पे भी काम नहीं कर रहा है। अब x इक्वल टू 3 देख लो, 3 पे डालोगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 6 5, मतलब 120 आ गया ना, जिसका वैल्यू डालने से 120 आ गया तो वो अपना आंसर हो जाएगा। 654 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो और ये कट जाएगा, तो 5 को 20 छके 120, हाँ ये 120 दे रहा है, तो मतलब x3 होना चाहिए, x3 हो जाएगा। ठीक है, अब x3 हो गया तो निकालने क्या बोल रहा है, 3x फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने बोल रहा है। आप डाल दो तो 3 3 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 को ओपन करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 3 6 चौको 24 25 120 12 छके 72, इतना तो 720 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के लिए भी क्या करो ना, देखो यहाँ पे लास्ट का डिजिट्स देखो सब अलग अलग है, 60 है, 20 है, 40 है, 80 है, तो पूरा करने का जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से काम चला लो। जीरो तो आएगा ही आएगा, तो जीरो को छोड़ो। बाकी देखो अब 2 से मतलब 2 7 जा कितना आ जाएगा, जीरो तो आएगा ही आएगा। अब 2 देखो यहाँ पे 2 ले लो, 2 7 जा 14, 14 का 4 ले लो, 4 8 जा 32, 32 का 2 ले लो और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मतलब देखो इसमें 8 कहाँ पे है, 8 इसी में बस दिख रहा है, और तो कहीं ये पे 8 दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। पूरा करने का जरूरत नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में यही रहता है कि थोड़ा सा चालाकी के साथ नहीं करोगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा उसके अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब n be a natural number and the number of consecutive zero at the end of the expansion of n factorial is expansion of n factorial is, मतलब आप कौन सा फैक्टोरियल लोगे जिसमें आपको 2 ही जीरो मिलेगा, कौन सा फैक्टोरियल आप लोगे जिसमें 2 ही जीरो मिलेगा। तो जीरो मिलने के लिए 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का और 2 का मल्टीपल, मतलब अब 2 कोई भी फैक्टोरियल लोगे ना तो उसके अंदर 2 तो बहुत सारे रहते हैं, 5 थोड़ा कम रहता है। ठीक है, 2 5 से ही जीरो मिलेगा, और वो भी 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए, मतलब 25 चौको 100, ये चाहिए अपने को, ये चाहिए, मतलब ये और ये चाहिए। ठीक है, तो 2 तो कोई भी फैक्टोरियल लोगे ना, 2 बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन 5 कम रहता है, तो 5 से ही डी निकाल लो। अगर मान लो कि अगर n में 5 से डिवाइड करने पे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आना चाहिए, मतलब ये है। अब ये मेथड है निकालने का। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n है तो x कितना होता है, x होता है x n से लेके और n प्लस 1 के बीच में आता है। ये किया होगा शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मेथड है ओपन करने का, n से लेके n प्लस 1 आता है। अब इसको भी ओपन अगर करोगे ना तो 2 लेस देन और इक्वल टू n बाई 5 आएगा और लेस देन 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और n, और ये 3 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। मतलब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n हो सकता है 10 11 12 13 और 15 से कम लेना है 14, तो ये 4 नंबर हो सकता है। 10 का फैक्टोरियल लोगे ना तो उसके अंदर 2 जीरो आएगा, 10 का फैक्टोरियल लोगे तो उसमें 5 2 बार बन जाएगा,
एक तो 10 को मतलब 10 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करते हो तो क्या आएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5। देखो अब इसको ओपन करो, इसको 5 इंटू 2 कर दो, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल में 2 5 आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल में 2 5 आ जाएगा, 12 में भी 2 5 आ जाएगा। तो 10 से लेके 14 तक में 2 5 आ जाएगा, मतलब 2 5 आएगा तो आपको 2 0 दे देगा। 2 0 बोला है ना, 2 0 चाहिए तो 2 0 दे देगा। आप 15 ले लोगे ना तो उसमें 3 5 आ जाएगा, तो 3 0 आ जाएगा, तो 3 0 नहीं चाहिए अपने को। तो ये मेथड है करने का। कौन सा आंसर हो जाएगा, कितना अच्छा, कितना बोल रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल। तो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 10, 10 प्लस लॉग वाई टू द बेस 10, 10 प्लस लॉग जेड टू द बेस 10 आर इन एपी, ठीक है। अगर ये एपी में दिया है ना और 10 ऐड करके दिया है, चलो 10 हटा दो पहले, तो 10 हटाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई अगर नंबर्स एपी में है और उसमें कुछ ऐड कर देते हो कांस्टेंट नंबर, तो भी वो एपी में रहेगा। और या फिर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नंबर सारे नंबर्स में से माइनस कर दो तो भी वो एपी में ही रहता है। तो अपने को दे दिया ये log y और log, अच्छा log x है पहला ना, log x, log y और log z। अब बोल रहा है ये इफ एपी, अच्छा गिवन है, ये एपी में है, -10 कर दिया मैंने। और क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो अगर log एपी में है ना तो एक्स वाई जेड जीपी में होता है, एक्स वाई जेड जीपी में होता है। थोड़ा सा अगर बेसिक किया होगा आपको आइडिया होगा। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसका log एपी में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, एपी में है तो ये क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, नहीं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई होता है। वाई स्क्वायर दे दिया है, तो वाई स्क्वायर गलत दे दिया है, ये तो नहीं हो सकता है। और क्या बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ log x log z इज, हाँ ये तीनों अगर एपी में है ना, अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाला ये फर्स्ट और तीसरे का, पहले और तीसरे नंबर का ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। ये सही बोल रहा है, ठीक है। 3 नंबर मान लो एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन होता है पहले और तीसरे का, तो ये सही बोल रहा है। तो इसमें आंसर हो जाए, क्या पूछा, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। पहला करेक्ट हो रहा है, एक ही करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी, देखो एक तो क्वेश्चन रहता ही है, जो मिससेलेनियस वाला क्वेश्चन एक रहता ही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो आप कौन सा, अब इसको आप क्या दोगे, कौन सा चैप्टर का दोगे, तो एक मिससेलेनियस क्वेश्चन रहता ही है आउट ऑफ द बॉक्स, ये वही है। और जो भी सिंपल जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, मतलब कॉमन एग्जाम्स है, उसमें ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका ट्रिक यही है कि आप क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट्स टू ए सम इक्वल टू द दिस, ठीक है। तो अगर देखो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस करते जाओ, और कहाँ तक जाना यार, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 अमाउंट्स टू ए सम इक्वल टू, अच्छा सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल होता है एन स्क्वायर के। तो अब ये नंबर बताना है ना, ये नंबर, तो ये नंबर किसका स्क्वायर होगा, मतलब एन की जगह पे मैं कौन सा ले लूँ कि उसका स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो अगर जिसने किया होगा पहले से वो एक कर लिया होगा, नहीं तो फिर छोड़ दिया होगा। तो अब देखो ऐसा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 11 का स्क्वायर करोगे ना तो 11 का 121 होता है। और 111 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, जितना नंबर है ना वहां तक जाता है, 1 2 3 जाएगा, फिर रिवर्स जाता है। और 4 बार 1 लोगे तो 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, फिर वो रिवर्स जाने लगेगा, 3 2 1। तो ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। अब क्या बोल रहा है कि ये नंबर देखो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 9 तक जा रहा है, 9 के बाद में फिर रिवर्स मार दे रहा है। तो 9 1 होने चाहिए, 9 1 का स्क्वायर, 9 1 का स्क्वायर करोगे ना तब ये नंबर मिलेगा। अब देख लो 9 1 कहाँ पे, इसमें कितना 9, इसमें 3 3 6 2 8 ही है, और इसमें 3 3 6 3 9, हाँ इसमें 3 9 है, 3 1 है, तो 9 1 है, 9 1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो
कर लिया होगा, नहीं तो ये एग्जाम में तो इतना सोचने का टाइम रहता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पूछे या कॉमन पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाउ मेनी कॉमन टर्म्स, इसमें कितने आएंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपी, दो एपी दे दिया है और इसमें कॉमन पूछ रहा है ना कि कॉमन टर्म्स कितने होंगे ये एपी का। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस जेई मेन का क्वेश्चन है और देखते हैं, थोड़ा सा इसको करके देखना पड़ेगा, लेंदी है थोड़ा सा। अब क्या बोल रहा है, पहला एपी जो दिया है ना 19, 21, 23 अप टू 110 टर्म है। तो इसमें देखते हैं कि इसका लास्ट टर्म क्या आएगा। इसका लास्ट टर्म निकाल के देखते हैं कि क्या आ जाएगा। टीएन देखते हैं क्या आता है। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस पहला वाला एपी है ना, इसको अगर देखोगे तो पहला टर्म 19 है और एन माइनस वन करोगे तो 109 और इनटू कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 19, 21, 23, दो का डिफरेंस है तो दो आ जाएगा। और ये गिवन है मतलब अपने को 110 दे दिया है। तो पहला माइनस कर दो, 19 में से माइनस कर दो इसको। अच्छा ये निकालना ही है ना अपने को, तो ये कितना आ जाएगा 109, 218 आ जाएगा। 218 और उसमें 19 ऐड कर दो तो 20 और 20 10 30, 237 आ जाएगा। तो इसमें 237 टर्म्स आएंगे, ठीक है। लास्ट इसमें लास्ट वाला टर्म जो होगा, टीएन वाला टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा वो 237 होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि लास्ट वाला टर्म क्या है। तो ये 19, इसका भी निकालते हैं, T75 है ना, तो इसका लास्ट टर्म निकालो 19 प्लस 74 इंटू, और कॉमन डिफरेंस कितना है 19 के बाद 22 हो रहा है, 22 के बाद 25 हो रहा है, तीन तीन का मतलब तीन है इसमें। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 22 और उसमें ऐड कर लो 19 को, तो 20 और ऐड करोगे तो 14 2 हो जाएगा 41, तो ये हो जाएगा 241। अच्छा अब देखो मैंने तो ये निकाल दिया, लास्ट टर्म ये होगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा। अब देखो इसमें अपने को कॉमन टर्म बनाना है ना, तो देखो पहले पहला कॉमन कहाँ पे, पहला 19 पे है, पहला 19 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना एलसीएम होगा, ये इसका जो डी होगा वो एलसीएम ऑफ दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है 2 और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6, डी आ गया 6, जो चाहिए अपने को वो वाला कॉमन जो जो आइडेंटिकल कॉमन कॉमन सीक्वेंस जो चाहिए ना उसका कॉमन डिफरेंस आ गया 6। और फर्स्ट टर्म तो दोनों में पहला मैच कहाँ पे कर रहा है, पहला इसमें मान लो 19 पे ही मैच कर रहा है, हो सकता है अगली बार में दे दे, कहीं आगे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों का पहला टर्म, दोनों का कॉमन पहला टर्म कौन सा है, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ तो दे दिया है कि पहला टर्म 19 ही दे दिया है। अब इसका सीक्वेंस बनाना है ना, और इसका सीक्वेंस बना के पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये टर्म्स बना लो आप। तो इसमें बनाने का मतलब है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, अगेन ये यूज कर लो a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये होना चाहिए ना, दोनों में जो छोटा है ना उसके उससे कम या उसके इक्वल होना चाहिए। मान लो दोनों में छोटा कौन है 237, 237 होना चाहिए। अब देख लो इसको, a है 19 और n माइनस वन, अपने को n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, d है 6 और लेस देन आर इक्वल टू 237 है। तो ये n माइनस वन कितना हो जाएगा, n माइनस वन कितना हो जाएगा 237 में माइनस कर दो 19 और उसको डिवाइड कर दो 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा ये। अभी देखो इधर किया था हम लोगों ने 218 प्लस 19 किया था तो 237 आया था। अब 237 में 19 करोगे तो 218 आ जाएगा, तो 218 और उसको डिवाइड करना है 6 से, कितना आ जाएगा 6 3 18, 6 चौको 24, 3 ही बार जाएगा और 3 6 4 के 36 और 6 3 18, 18 ऐसे चलते जाएगा। तो मतलब n माइनस वन जो है ना, n माइनस वन आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू 36.33 आ रहा है। तो n माइनस वन इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 36 के,
और 1 को इधर लेके जाओगे तो वह 36 + 1 37 हो जाएगा। ठीक है, 36 + 1 37 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 37 टर्म हो जाएगा। 37 आइडेंटिकल या कॉमन टर्म, जब दोनों में आइडेंटिकल या दोनों में कॉमन जो टर्म्स होंगे वो 37 आ जाएगा। तो ये मेथड है, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको आता है तो। इतना डिटेल में लिखना नहीं रहता है, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट में करना रहता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया, इतना टाइम ले लिया। अगला सम देखते हैं। तो ऐसा देखो, ज़्यादातर मतलब इतना इजी कोई सोचा नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन देगा। और जो मतलब मेन टॉपिक है एनडीए का, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके क्वेश्चन एकदम सिंपल दे दिया है और प्रोबेबिलिटी एकदम सिंपल दे दिया है। तो बहुत सारा उल्टा मतलब अनएक्सपेक्टेड दे दिया था। इतना इजी किसी ने सोच के नहीं गया होगा कि ऐसा देगा। और जहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं उसका थोड़ा सा अलग ही दे दिया है, मतलब थोड़ा सा हट के दे दिया है बच्चों के लिए। तो एग्जाम में मतलब अनएक्सपेक्टेड ही मैं बोलूँगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था। क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन बच्चों के लिए इतना इजी नहीं रहा होगा जो एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए। लेकिन कट ऑफ के लिए देखो, 50% भी अगर कर लिया ना तो कट ऑफ क्लियर हो जाता है। 50% क्या, 1/3 भी कर लिया, मान लो कि कितना 300 मार्क्स है ना, 300 मार्क्स है। तो इसमें अगर 100 मार्क्स मान लो मैथ्स में आ गया, और गैट का 600 में से 1/3 कितना होता है, 200 हो गया, 600 रहता है ना। इसका मान लो कि 1/3 या थोड़ा उससे तो ज़्यादा ही लाएगा, इसमें 250 ला दिया तो भी काम हो जाएगा। 350 तक में आराम से काम हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा इतना ये नहीं है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे जो कर सकता था। लेकिन जो अगर कंसेप्ट पढ़ के गया होगा ना, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट, और कंसेप्ट पढ़ के गया होगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आया होगा ज़्यादा। लेकिन जो लोग मतलब यही आएगा एग्ज़ाम में, यही आएगा, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते थे ऐसा बनाने वाले, यही आएगा, ये कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं, यही है एग्ज़ाम में, तो उनके भरोसे जो गया होगा वो तो डूब गया होगा। लेकिन जो कंसेप्ट पढ़ के गया होगा ना, तो वो अपना आराम से 60-70 क्वेश्चन तो कर ही के आया होगा। इतना इस बार क्वेश्चन टफ नहीं थे। खाली मतलब जो ये लोग बोलते थे कि ऐसा ही आएगा, ये आएगा, वैसा नहीं आया। थोड़ा सा एकदम सिंपल इजी दे दिया, लेकिन हट के दे दिया। चलो, और ये दे दिया है ना, ये अपना होता है ओमेगा, मतलब अल्फा क्या है, ओमेगा है। तो ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 19 है, और ये ओमेगा की पावर 35 है। आप ये तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ओमेगा की जब हायर पावर रहती है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उतना ही ले लो। तो 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19 को 3 से डिवाइड, 3 6 जा 18, एक ही बचेगा, बस ओमेगा बचेगा। और इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा इसकी पावर दे दिया 100, माइनस यहाँ पे 3 8 जा 24, तो 3 इसका, इस बार रिमाइंडर एक ही बचेगा, है ना। और प्लस इसमें इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 1 जा और 3 2 जा, 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसकी पावर है 50। अब 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये दोनों को ले लो, ठीक है, ये दोनों को लोगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा और 3 ओमेगा, ये हो जाएगा। इतना एग्जाम में नहीं लिखना रहता है, एग्जाम में और बहुत सारे स्टेप्स माइंड में ही कर लेने रहते हैं। मुझे दिख गया कि ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं रहता है। आपको बता देता हूँ कि आगे एग्जाम देने जाओगे तो इतना डिटेल में लिखना नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा ये। अब देखो माइनस की पावर इवन है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 100 हो जाएगा। ओमेगा की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 100 और 2 200 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर भी माइनस का पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 की पावर 50 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 50 आ जाएगा। अब 4 की पावर 50 को ना, 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 को 2 की पावर 100 लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से 2 की पावर 100 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, इसको भी डिवाइड कर लो ना, तो ये आ जाएगा 200, और माइनस ये आ जाएगा 50। अब देख लो 2 की पावर 100, और इतना बड़ा आंसर तो दिया नहीं है, तो इसका रोल नहीं है, 2 की पावर 100 का रोल तो नहीं दिख रहा है इसमें। अब 2 इसमें 3 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर का क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2,
198 तक जाएगा और उसके बाद रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48, इसमें भी रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 100 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल सा दे दिया है, किसी को भी दिख जाएगा कि ओमेगा है, अल्फा क्या है, ओमेगा है। ओमेगा का वैल्यू डालेगा और पावर सिंपल करके चेक कर लेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। अच्छा, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13। तो आप क्या करो ना, 5 को ना 13 के मल्टीपल के क्लोज लेके जाओ। 13 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 13, 26, 13 39, 13 चौको 52। तो 13 के मल्टीपल के क्लोज लेके जाओ ये 5 को। तो इसको मैं स्क्वायर अगर कर दूं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 13 का डबल 26 हो जाएगा। तो एक का डिफरेंस रहेगा ना तो चल जाएगा। तो इसको मैं 5 स्क्वायर बना लूंगा। 5 स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, लेकिन एक रिमाइंडर रह जाएगा, उसको मैं साइड में ले लेता हूँ ऐसा। और फिर क्या करो ना, इसको आप, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 को 26 माइनस 1 कर लो, क्योंकि 13 से कटना चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसा कर लिया। और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 13। अब देखो यहाँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हटा दो। जो डिवाइड हो जाता है ना उसको हटा देते हैं। अब बचा क्या, -1। -1 का ऑड पावर है तो माइनस दे देगा, और 5 बाहर बैठा है वो दे देगा। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें देखोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा -5 है। -5 कहीं पे आंसर नहीं है, तो इसमें क्या करो ना, प्लस कर दो। जिससे डिवाइड करते हैं उसको प्लस कर दो। कभी कभी होता है कि 13 प्लस करना पड़ सकता है, या कभी कभी 13 का डबल 26 भी ऐड करना पड़ सकता है। तो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आए अभी तक, लेकिन ये जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऐड कर दो अगर माइनस में है तो 13 में से 5 गया 8 आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड होता है। आप डिटेल में बायनोमियल लगा के ओपन करने जाओगे, उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में ये सब करने के लिए। अगला सम देखो। अगला सम क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है ना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे अगर तो कितना आ जाएगा, देखो -8 आ जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 5 2 या 10, तो 10 माइनस 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/2 आंसर। नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 26 लाइक टू, मान लो बना लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये सब। तो ये क्रिकेट वाला हो गया, और ये दे दिया है 34, और ये 26 फुटबॉल वाले हैं, और फुटबॉल वाले कम है। और फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स हो गया कि जो ये टोटल 45 है ना, ये इसी के अंदर है। जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ तो ये दोनों सर्कल के अंदर आता है और कुछ वैल्यू बाहर आता है, लेकिन इसमें कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये जो बोला है इसका मतलब यही हो गया कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इसका मतलब हो गया कि सारा का सारा डेटा अपना ये 45 है, ये पूरा सर्कल के अंदर ही आ जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप समझा रहेगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मान लो कि इंटरसेक्शन मैंने x मान लिया, तो ये वाला कितना होगा, ये 34 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 26 माइनस एक्स हो जाएगा। अब तीनों का मिला के ये टोटल 45 दे दिया है, तो 34 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 26 माइनस एक्स दे दिया है। ये ऐसा PYQ में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, डेटा शायद चेंज हो, सेम क्वेश्चन मैंने देखा ऐसा आया हुआ है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 34 और 26 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 और 45 को इधर ले लो, x को राइट साइड ले लो माइनस में, तो उधर 45 को इधर, तो x आ गया 15। अब क्या पूछ कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। अब एग्जैक्टली 1 गेम है ना, तो ये वाला एग्जैक्टली 1 है, ये और ये इतना इतना खेलने वाले, मतलब दोनों में कॉमन वाला नहीं चाहिए अपने को, एग्जैक्टली 1 गेम वाला चाहिए। तो आइदर चाहिए ओनली सी, ओनली क्रिकेट, और ओनली फुटबॉल वाला चाहिए। दोनों में दोनों खेलने वाले नहीं चाहिए। अब ये इतना निकालो, 34 माइनस एक्स हो जाएगा,
और प्लस, और ये हो जाएगा 26, और ये कितना है, ओनली फुटबॉल वाला कितना है, 26 माइनस एक्स है। 34 प्लस 26 कितना आया था, 60 आया था। और माइनस एक्स 2x है। और x का वैल्यू अभी तुम लोग ने निकाला है, x का वैल्यू 15 निकाला है, 2 इंटू 15 कर लो, और 60 में से माइनस कर दो 30, आंसर हो जाएगा 30। ये भी इजी क्वेश्चन, पी वाई क्यू ही है, पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो ये तो राइट सब बच्चे कर ही लिए होंगे। अब क्या बोल रहा है इसमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एंड है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। देखो अब पहले एक मतलब बता देता हूँ। यूनिक का सॉल्यूशन होता है कि एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है इसका। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब हजारों सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक करे 10 करे 1000 करे। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन पॉसिबल है। और इनकंसिस्टेंट बोल दिया ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे बोल रहा है कंसिस्टेंट एंड हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन क्या दिया है, 2x माइनस 3y और 10x माइनस 15y, उल्टा दे दिया है। सीधा कर लो क्या, 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, और ये दे दिया है माइनस 10x 15y प्लस, इसको भी ध्यान से देखा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब मान लो इसको x मान लिया आपने, इसको y मान लिया तो गलत हो जाएगा। देखो अब यूनिक के लिए क्या होना चाहिए ना, यूनिक के लिए देखो, यूनिक के लिए क्या रूल है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल आता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आता है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 अपॉन c2। अब देखते हैं कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। तो 2 अपॉन माइनस 10 बराबर माइनस 3 अपॉन 15 आ रहा है, और ये माइनस 5 अपॉन 50 आ रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 3 5 या 15 आ जा रहा है, और माइनस 1 अपॉन 10 आ रहा है। तो 2 इक्वल आ रहा है, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, दिख ही गया होगा, मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में गया, आपको दिख ही गया हो, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट वाला आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, और इसका वैल्यू भी बच्चों को पता ही रहता है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ देखो कि पूछ क्या रहा है, और आई तो होता है -√2, ये सबको पता ही है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m माइनस n। अब हमें m माइनस n चाहिए, ठीक है ना। 1 माइनस आई है, और उसकी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर 2m है, और इसका रेसिप्रोकल मैं ले लेता हूं। रेसिप्रोकल लूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि मुझे m माइनस n क्रिएट करना है। तो जब ऊपर ये नीचे देखो, अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और ये 1 होना चाहिए। अब दोनों सेम चीज हो गया, लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है तो ये हो जाएगा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 2m माइनस 2n, m माइनस n क्रिएट हो गया ना, बस अपने को वही था कि m माइनस n इजिली क्रिएट कर लो। अब 2 कॉम देखो ये 1 माइनस आई, अब हर बच्चे को पता रहता है ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होता है, और 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होता है, माइनस आई होता है। तो ये तो 2 बच्चों को पढ़ के, जो एग्जाम देने गया ऑनेस्टली पढ़ के, तो ये तो पता ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं और उसको अलग कर देता हूं, ये -1, क्योंकि m -1 के बारे में बताना है अपने को। और ये स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और i का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस बच जाएगा अंदर। अब ये देखो -1 की पावर है m माइनस n, और ये आना चाहिए 1, तो मतलब -1 का कौन सा पावर आपको 1 देगा। कोई भी इवन पावर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, आपको 1 दे देगा। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, आप बोलोगे 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। अब एक इन ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रेमर्स रूल दे दिया है, डी दे दिया है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2। अच्छा, D1 तो ये क्रैमर्स रूल अगर पढ़ा है तो ये पता ही होगा, हर बच्चे को पता ही रहता है, वैसे 10th में ही बच्चे पढ़ लेते हैं। ऑर्डर 3 का शायद 11 में पढ़ते हैं। तो डी निकालते हैं, D1 निकालते हैं, D2 निकालना, D3 निकालना, फिर x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकालना, ये कोई नई बात नहीं है। बस इसमें बात क्या है, कैलकुलेशन है। देखते आइए कैलकुलेशन क्या है। तो D2 बोल रहा है ना, D2 बोल रहा है तो पहले D1 और D3 ले लो, क्योंकि D2 में ये चेंज होता है। तो D1 क्या है, D1 है 1 1 1 और D3 क्या है 1 3 और 4 है। अब इसको इसमें चेंज करो, इसमें आप क्या लोगे, इसमें जो कांस्टेंट है ना, ये और ये तीनों आ जाएंगे, 7 16 और 22। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। वैसे तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं तो नंबर कोई इतने बड़े नहीं है कि डायरेक्ट ना कर पाओ तुम लोग इसका कैलकुलेशन। R3 माइनस R2 कर लेना और R2 माइनस R1 कर लेना, और नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, डायरेक्ट ओपन करते हैं, देखते क्या आता है। 16 चौको 64 आ जाएगा, माइनस 22 3 66 आ जाएगा, और माइनस 7 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और प्लस 1 इंटू 22 में से 16 गया 6 आ जाएगा। तो ये -2 और -7 और +6, -9 + 6 आ रहा है, तो -3 आ जा रहा है। प्रॉपर्टी लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जा रहा है। तो पहले बहुत बड़ा नंबर है तो प्रॉपर्टी लगाओ, नहीं तो प्रॉपर्टी का भी जरूरत नहीं है। देखो सीधे सीधे आंसर आ गया। बस कंसेप्ट पढ़ के जाना चाहिए, कंसेप्ट बच्चे पढ़ते नहीं है और दूसरे का बहकावे में आ जाते हैं, ये कर लो वो कर लो, वही करके और वो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। अब देखो इसमें क्या शॉर्टकट लगा, कंसेप्ट पता है तो कर लिया आराम से। अब ये देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर, इसलिए बोला है कि इनवर्स की बात कर रहा है, और मैट्रिसेस ए और बी दे दिया है। तो ए बी बराबर, ए बी का इनवर्स होता है, ये उल्टा होता है ना यार, अच्छा ये गलत दे दिया है शायद। ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दे दिया है। और ये जो आइडेंटिटी कब बनेगा, मान लो एक बी ए है और बी ए का इनवर्स लोगे तब आइडेंटिटी बनेगा, लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया है। और तीसरा क्या बोल रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज भी उल्टा होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तीनों का तीनों गलत दे दिया यार। हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो अपने को बताना है, ए बी सी ऊपर है, ए बी सी ऊपर है इसमें, और 2 ही चेंज हुआ है इसमें। देखो जो इसमें क्या रहता है कि अगर रो, कोई भी 2 रो, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम चेंज होगा, एनी 2 रोज या 2 कॉलम इंटरचेंज होगा, तब क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो मान लो पहला ए फिक्स है और ये दोनों इंटरचेंज किया, तो ए दोनों इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस आना चाहिए, लेकिन बाहर -1 नहीं, माइनस नहीं दिया है। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों चेंज हुआ है, इसमें खाली ये दोनों इंटरचेंज हुआ है, तो बाहर माइनस नहीं दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो पी क्यू आर ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। देखो क्या किया होगा, पहले लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो इधर ही है ही। अब इसमें देखो आप पहला पी क्यू एकदम टॉप पे है, इसमें पी क्यू आर टॉप पे है ना, पहला ये दोनों को इंटरचेंज करो। तो पी क्यू आर सॉरी, अच्छा डायरेक्ट इंटरचेंज नहीं होता है, पहला ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, फिर इंटरचेंज होकर ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला बीच में आ जाएगा, पी क्यू आर और एल एम एन। साइन चेंज किया, जब भी आपने चेंज किया 2 रो को और 2 कॉलम को इंटरचेंज किया तो साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब भी इंटरचेंज किया तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी है, और क्या इसमें ए बी सी को सेकंड पोजीशन, सेकंड रो में डाला है, फिर एक बार और इंटरचेंज करो, एक बार और इंटरचेंज करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो पी क्यू आर ऊपर आ जाएगा, ए बी सी, मतलब मैंने अब ये दोनों को इंटरचेंज किया, पहला और दूसरे को, लेकिन जब जब इंटरचेंज करोगे एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम, साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस लग जाएगा।
तो अब ये ए बी सी आ गया, और इसको मैंने नहीं कुछ भी नहीं किया है, एल एम एन, तो इसके बराबर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो अगर ये पता है तो इतना ये सब करने का जरूरत नहीं है, ओरल था ये, माइंड में हो जाता था। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, जेड इक्वल टू बी ए बी। तो ए बी लगता है परेशान कर रहा है अपने को, ए बी को ले लो 1 1, ए और बी को ले लो 1, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो एक्स हो जाएगा 2 और वाई हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा नहीं फॉर्मूला फिर, अगर ए बी हटेगा नहीं तो तब मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसमें डालोगे स्क्वायरिंग करोगे कॉमन लोगे, बहुत मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस, अगर इससे काम हो जाता है तो थोड़ा शॉर्टकट चला लो, अगर काम नहीं होता है शॉर्टकट से फिर लॉन्ग कट तो है ही है, स्क्वायरिंग करके और कॉमन वॉमन लेके बन ही जाएगा, लेकिन इतना टाइम बचाना है अपने को। और ये बन जाएगा जेड क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये भी -1 बन जाएगा। आप क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू बोल रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, 4 1 1 6 आ रहा है। तो 6 किस में आ रहा है, देखो ये ए भी तो 1 1 है ना, तो ये इसमें 6 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। और ये 1 का स्क्वायर 2 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ले सकते हो गेस करके, अगर इससे काम मतलब लेने का कोई जरूर नहीं कि इसे बनी जाए, कभी कभी नहीं बनता है, इससे नहीं बना तो फिर कंसेप्ट लगाओ, टाइम है तो। अब देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। ठीक है, ये भी PYQ है, 1 2 3 4। अब 4 से डिविजिबल किससे कराना है अपने को, डिविजिबल कराना है 4 से, और डिजिट कितने हैं 1 2 3 और 4, 4 डिजिट है। तो यहाँ पे मैं 4 से डिविजिबल होने के चाहिए, रूल होता है डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट पे ऐसे नंबर रखो ना कि जो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैं 12 रख सकता हूँ, 12 के बाद में अब 2 से स्टार्ट करो, यहाँ 2 ले लो और यहाँ 4 ले सकते हो, फिर 3 वाला देखो, 3 वाला ले सकते हो, यहाँ से 32 ले सकते हो। तो 3 नंबर है जिसका 3 नंबर है, 3 नंबर को 4 से डिविज, अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नहीं डाल सकते हो, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो 3 में से मान लो कि यहाँ पे 12 बस आ जाए, बस लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो जाए, यहाँ पे कोई डिजिट 2 रहने दो, 12 4 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका अरेंजमेंट तो एक ही वे में होगा, इसका भी अरेंजमेंट फिक्स डिजिट है ना, ये फिक्स है, तो इसका भी एक ही मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो वन वे हो जाएगा इसका। तो इसका एक वे और इसका भी एक वे आ जाएगा। अब बस 2 ही इसका अरेंजमेंट करना है तुमको, इसका अरेंजमेंट कर लो। तो मान लो कि आपने 1 2 तो ले लिया, 1 2 अगर ले लिया तो 3 और 4 को, अब 3 4 में से 2 है तो 2 चॉइसेस है, इसके लिए 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, अब इसके लिए 1 चॉइस है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, एक के लिए आंसर बता रहा हूँ, 2 × 1 और ×1 × 1 हो जाएगा। तो एक के लिए आंसर 2 होगा, फिर दूसरे के लिए भी आंसर 2 होगा, तीसरे के लिए भी आंसर 2 होगा, तीनों को ऐड करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ये PYQ था, कोई नया कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि ABC साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। तो जब भी ट्रायंगल की बात करें तो 60 60 ले लेते हैं, एंगल का रोल नहीं है, क्या साइड बोल रहा है, तो कोई सेम साइड ले लो। ठीक है, 1 1 1 ले लो, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। और ABC 1 1 ले लिया है, ठीक है, A B और C को 1 ले लिया है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो बस डाल के देखो चेक करके, तो ये 1 + 3 4 हो जाएगा, ये 1 1 और यहाँ 1 और ये 1 + 3 4 1 1 1 1, ऐसा बस इसका वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। 16 में से वो एक गया तो 16, 16 - 1 15, -4 - 1 3 हो जाएगा, प्लस और ये 1 - 4 1 - 4 -3, तो ये 60 -3 और -3 -6
तो ये 54 आ रहा है, 54 आ रहा है। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। अगर मल्टीपल ऑप्शन मैच किया तो फिर ये अपना गेस वर्क रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पी की जगह पे 3 डालोगे तो 3 का क्यूब बनेगा 27, और 27 का डबल इधर दिया है 54, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो कोई मल्टीपल ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर ये गेस वर्क थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है? मिडिल टर्म ही होता है। जो भी बाइनोमियल है ना, उसको एक्सपांड करोगे तो जो उसमें जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब मिडिल टर्म होता, मिडिल टर्म में ही आपको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मिडिल टर्म निकाल लो। अगर मिडिल टर्म निकालोगे तो इसका मेथड क्या है? अगर इवन पावर है, n इवन है, तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 + 1 हो जाएगा। निकालो इसका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म n कितना है? 100, 100/2 + 1, तो 51 आ जाएगा। मतलब आपको जो TR+1 है ना, ये T51 आपको मिडिल टर्म दे देगा। T51 को ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100CR आ जाएगा, 100C। अब इसमें देखो R+1 51 होता है, तो R कितना हो जाएगा? R 50 हो जाएगा, R 50 हो जाएगा, और x की पावर भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आंसर देखो, कोएफिशिएंट ऑफ किसका? कोएफिशिएंट मतलब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये x की पावर 50 का पावर है, हाईएस्ट यही होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? कोएफिशिएंट ऑफ दिस यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 विल गिव यू द हाईएस्ट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, लॉग में दिया है, b² का वैल्यू, बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है। तो जब अल्फा बीटा रूट्स की बात करें ना, तो फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया करना। इसमें 2-3 क्वेश्चन है शायद, अच्छा 2 क्वेश्चन है। बीटा का वैल्यू बताना है और रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा बताना है, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर है, मैंने तो पहली बात तो छोड़ ही देना, बेहद समझदारी रहेगा, लेकिन सॉल्व करना है ना, तो देखो ये log a स्क्वायर सेम चीजें हैं, इसको आप ले लो t, ठीक है, इसको t ले लो। तो ये क्या बन जाएगा? x² प्लस tx और प्लस t की पावर 4 बन जाएगा। ये दिया है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। जब बोला है अल्फा, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो सम और प्रोडक्ट निकाल के दे रख लो, शायद काम आ जाए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -t होगा रे बाबा। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b बाई ये होता है ना, तो -t/1 -t हो जाएगा। और प्रोडक्ट कितना होगा? अल्फा बीटा हो जाएगा t की पावर 4/4, t की पावर 4/1, t की पावर 4/1 हो जाएगा। इतना तो हो गया अपने पास में। अब क्या बोल रहा है इसमें? अब क्या गिवन क्या है? बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया है और अपने पास अल्फा बीटा है। चलो इसका स्क्वायर कर लो, अल्फा बीटा का स्क्वायर करो लो, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 और बाहर से स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर अपने को दिया है, ठीक है ना। और ये देखो क्या है, ये उल्टा है, इसका चेंज ऑफ बेस है। मान लो यहाँ पे a² बेस में आ गया और 0.5 ऊपर हो गया, तो इसको आप क्या लोगे? 1/t लोगे, ठीक है, याद रखो। तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा, और इसको आप 1/t ले लोगे। अभी उल्टा जब दे दिया है तो इसको 1/t ले लोगे, और ये हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो अल्फा क्यूब आ गया t की पावर 9, तो अल्फा कितना आ जाएगा? t की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा की पावर ये आ गया। और क्या चाहिए क्या आपने को? बीटा का वैल्यू चाहिए। तो बीटा का वैल्यू चाहिए ना, इसमें डाल दो अल्फा। अच्छा, अल्फा को एक बार और यहाँ पे डालो, अल्फा को यहाँ डाल दो। अल्फा को यहाँ डालोगे t³ अल्फा इंटू, और बीटा की सॉरी अल्फा का वैल्यू आया है ना, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ डाल दो, t³ बीटा बराबर t की पावर 4 है, तो 3 पावर से 4 पावर चला जाएगा। बीटा कितना आ गया? t आ गया, तो बीटा है t क्या है? यही है log a स्क्वायर।
लॉग ए स्क्वायर कहाँ पे, बी ऑप्शन में लॉग ए स्क्वायर है, ये हो गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने के लिए ये वाला यूज कर लो, थोड़ा कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलो येलो कलर लेता हूँ, येलो कलर दिखेगा नहीं शायद। अल्फा प्लस बीटा माइनस टी दे दिया है और बीटा का वैल्यू टी आ गया है, तो अल्फा, ये बहुत लाइट हो जाएगा, डार्क में ग्रीन लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टी दे दिया है माइनस टी, ठीक है। अल्फा कितना हो जाएगा, टी को उधर लेके जाओगे तो माइनस टू टी हो जाएगा, और टी किसका नाम है, टी का नाम है बीटा, तो माइनस टू बीटा हो जाएगा। तो एक के साथ एक फ्री वाला क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन आपने कर लिया, दो में से एक ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आई होप समझा रहेगा। आप खाली ये पूरा लिखते मत जाओ, ऑब्जर्व कर लो, अगर कॉमन चीजें हैं तो उसको कुछ ले लो, देखो कितना काम आसान हो गया, और तो आपको दिखने भी लगेगा। और वही लॉग 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 लिखोगे ना तो चमकेगा नहीं आपको। इसमें भी दो क्वेश्चन दिया है, P का वैल्यू सीरीज दे दिया है, Q का वैल्यू सीरीज दे दिया है, P प्लस क्यू दे दिया है, P प्लस क्यू दे दिया है, और क्या पूछा है देखते हैं बाद में, पहले इसका सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालो पहले। तो P क्या दिया, क्या है, P दे दिया है, जब इसमें 1 डालोगे तो log की पावर, बेस तो 10 है, और log 2 की पावर 1 आएगा, प्लस log 2 की पावर 2 आएगा, प्लस log 2 की पावर 3 आएगा। तो log का अपने को पता ही है कि अगर log प्लस में है तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, log m इंटू एन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं नंबर्स को। अब वही काम हम फिर से कर लेते हैं, इधर log 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसा 2 की पावर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और बेस बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हो, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हो। तो ये 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक जाएगा, ठीक है। अब लॉग में मेथड होता है कि पावर्स को आगे ले लो, पावर्स को आगे ले लो, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पावर्स को आगे लेके और फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, 2 स्टेप बच जाएगा मेरा, 1 स्टेप बच जाएगा। तो ये आ जाएगा log 2 की वैल्यू आ जाएगा, तो p हो जाएगा ये। अब सिमिलरली मैं क्यू निकालने की जरूरत नहीं है, खाली 2 की जगह पे 5 दे दिया यहाँ पे, तो बस इसी फॉर्मूला को रिपीट कर दो और 2 की जगह पे 5 डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका P और Q, तो सिंप्लीफाई हो गया। अब देखते क्या पूछ रहा है, P प्लस Q 66 दे दिया है, दोनों को ऐड करोगे तो P प्लस Q 66 दे दिया है, दोनों को ऐड करो तो ये कॉमन ले लो पहले, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन लोगे तो log 2 और प्लस log 3 आएगा, 3 नहीं है 5 है, सॉरी। और ये दे दिया है अपने को कितना, 66 दे दिया है। अब देखो n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और log m प्लस log n मल्टीप्लाई होता है ना, तो log 10 हो जाएगा, बेस भी 10 है, तो log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है, तो ये गायब हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसमें क्या करो कि n इंटू एन प्लस 1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, नीचे का जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इसको 11 इंटू 6 कर लो, और इंटू 2 नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 11 और 12 लिखा है, लेफ्ट साइड में n और n प्लस 1 लिखा है, राइट साइड में 11 और 11 प्लस 1 लिखा है, तो n क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये खाली ऑब्जर्वेशन से, हिट एंड ट्रायल से निकाल लो। ये आ गया, n का वैल्यू तो आ गया। और क्या बोल रहा है, n कहाँ लाई कर रहा है, 7 से छोटा नहीं है, 7 और 9 के बीच में भी नहीं है, इसके बीच में हो सकता है, हाँ वही हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि p प्लस क्यू 15 दे दिया है, q माइनस p निकालो, p माइनस क्यू निकालो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये तो पहले वाले का हो गया। अब p प्लस क्यू, p क्या है आप याद रखो, ये आपका p है और ये q है, याद रखो। अगला पेज पे चलते हैं। अब p प्लस क्यू 15 ले लेते हैं, 15 लेंगे तो क्या होगा, मतलब n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको 15 कर दो तो यहाँ से n कितना आएगा देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 और ये 5 तिहाई 15 और ये 2 इधर आएगा, अगेन 5 और 6 बन रहा है, तो n प्लस 1 और 5 और 5 प्लस 1 है ना, n कितना आ गया, 5 आ गया। अब n 5 आ गया तो बोल क्या रहा है,
कि Q माइनस पी का वैल्यू बताओ। Q माइनस पी का वैल्यू बताएंगे तो Q मतलब क्या, ये तो कॉमन ही रहेगा, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा। और Q का वैल्यू कितना है, लॉग है 5 और माइनस लॉग 2। तो लॉग माइनस में जब रहता है ना तो डिवाइड हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n रहेगा तो लॉग कितना हो जाता है, लॉग m बाई n हो जाता है। तो बस ये दे दिया आपने को, दिया है क्या कुछ इसका की वैल्यू बताना है, p माइनस क्यू का ये अपने को वैल्यू बताना है, ये q माइनस पी का वैल्यू बताना है अपने को। ठीक है, देखते कितना आता है, n का वैल्यू भी डाल दो ना, n निकल गया है अपने को, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा लॉग 5 अपॉन 2। तो लॉग 5 अपॉन 2 मतलब 2.5 ये दिया है सब में। तो ये हो जाएगा 2 3 जा और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 15 लॉग 2.5, 15 लॉग 2.5 देख लेते हैं। तो 15 लॉग 2.5 डी ऑप्शन में दिया है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी, ये तो सिंपल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, 2 मिनट लग सकता है, लेकिन इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, क्या होगा, कैसे मतलब स्टेप कैसे लेना है, वो यहाँ पे जरूरत नहीं था। यहाँ पे सीधे सीधे आप करते जाओ, बस 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये करने लायक था क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ के गया होगा सीक्वेंस सीरीज का तो कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना तो इसमें 0 और 45 दो से देख लो, दो से काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, दो से काम अगर नहीं हुआ तो कंसेप्ट लगा देंगे, और कुछ से भी नहीं होगा तो क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जीरो डालोगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो साइन जीरो पी की तो वैल्यू जीरो आ गया, मान लो जीरो जीरो लेके देखते हैं, पी जीरो आ गया और क्यू क्यू आ गया, कॉस जीरो वन कॉस जीरो वन, क्यू टू आ गया। और यहाँ देखो तो पी बाई क्यू बोला है, पी बाई क्यू का वैल्यू कौन सा हो सकता है, पी बाई क्यू मतलब पी बाई क्यू लोगे तो 0/2 आएगा। तो जीरो जीरो देख लो कहाँ पे बन रहा है, tan 0/tan 0 0 ये भी जीरो बन रहा है, कॉट जीरो तो डिफाइन ही नहीं होगा यार। अच्छा तो जीरो नहीं ले सकते, जब ऐसे छोड़ो, इससे मतलब नहीं, जीरो वाले से मतलब है, जीरो मल्टीपल नहीं आना चाहिए, जहाँ डिफाइन डिफाइन छोड़ो, खाली ये देख लो ना, जीरो मतलब कई ऑप्शन में नहीं होने चाहिए, एक ही ऑप्शन में है तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ डालो जीरो जीरो जीरो, ए बी जीरो लिया है ना, ए बी दोनों को जीरो ले लिया है, ए और बी को पहले जीरो लिया था। तो यहाँ 0/2 tan 0 0 ये भी जीरो बन रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है तो 45 को भी देख लेते हैं, ये करके नहीं देखना है, ओरली देख लेना है आपको। 45 देख लो, 45 डालोगे तो साइन 45 1/√2 1/√2, तो 2/√2 2 हो जाएगा, पी हो जाएगा 2 और क्यू हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा √2। अब ये डाल के देखते हैं इसमें क्या होता है, ए और बी को मैंने 45 डाला है, ए और बी को 45 डालोगे तो अगेन tan 0 0 बन जाएगा, यहाँ भी tan 90 तो डिफाइन ही नहीं होगा, और cot 0 भी 1 दे देगा, सॉरी tan 0 0 हो जाएगा, cot 0 डिफाइन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी अगर, और यहाँ पे अगर आप डालोगे cot 90 तो cot 90 0 हो जाएगा। तो आना कितना चाहिए यार, आना चाहिए 1। अच्छा पी बाई क्यू मतलब √2/√2 आना चाहिए। ठीक है, तो √2/√2 करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 तो कोई दे नहीं रहा है, देखते हैं 1 कहाँ पे आ रहा है। तो ये tan 0 0 हो गया, ये तो 1 नहीं होगा, tan 0 0 हो जाएगा, cot 0 डिफाइन नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, tan tan a प्लस b/2 45 45 90 45 ये 1 हो रहा है, और cot 45 ये भी हो रहा है, तो मल्टीपल ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हटा दो। ये सब करके नहीं देखना है, थोड़ा सा ओरली देख लेना है, अगर इससे काम नहीं बनता है तो फिर अपना मेथड तो है ही है। अब ये क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस साइन बी है, पी बाई क्यू निकालना है, डायरेक्ट भी बहुत सिंपल तो दिख रहा है यार, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन ए प्लस बी/2 और कॉस ए माइनस b/2 ये हो गया, और दूसरा इसको लगाओ, इसको लगाओगे कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस ए प्लस b/2
कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये सेम वाला कट गया, दो भी कट गया और आंसर हो गया साइन अपॉन कॉस टैन होता है तो टैन ए प्लस बी बाई टू आंसर हो जाएगा। ये तो इतना देखो, ये सब करना इसमें टाइम का बर्बादी था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब दूसरा वाला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो अगर एक्चुअली इसको निकालना है ना तो पहले तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, पी बाई क्यू का स्क्वायरिंग करो, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। ठीक है, इसमें तो डिवीजन नहीं है, देखते इसमें देखते काम करता है कि नहीं। इसमें फिर से अपना जीरो जीरो लेके देखते हैं, मान लो ए को जीरो ले लो, बी को जीरो ले लो, ए और बी जीरो लेके देखते हैं। ए जीरो लोगे तो पी तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और ये कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, क्यू आ जाएगा टू। तो देखते हैं इसमें डाल के, पी का वैल्यू जीरो जीरो, पी का वैल्यू जीरो डाला, अपने को चाहिए क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी को जीरो डाल दो, जीरो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, जीरो प्लस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो माइनस वन आ रहा है। अब देख लो ए और बी को जीरो डालने पे माइनस वन, कहीं पे एक ही आंसर अगर दे रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। अब एक से ज्यादा आंसर वन माइनस वन दे रहा है तो फिर ये भी अपना फेल हो जाएगा। कॉस जीरो वन होता है, तो ये तो नहीं होगा, कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है। और कॉस मान लो कॉस क्या लेना है, कॉस ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो, तो ये भी नहीं होगा। और ये ए भी जीरो है, कॉस पाई माइनस वन होता है, हाँ तो एक ही आंसर माइनस वन दे रहा है, तो यहाँ पे जीरो तो काम कर रहा है, 0.45 काम कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और शायद आंसर आए कि नहीं आए गारंटी नहीं है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर लोगे, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कर लोगे तो टैन स्क्वायर हो जाएगा, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दोगे, नीचे वन ले लो, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो वन प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, बनाते बनाते मतलब लगता है कि 10 मिनट चला जाएगा, 10-15 मिनट चला जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आया तो आप गए काम से। तो ये याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में 90% काम ना 0 और 45 से हो जाता है। पहले आप जीरो लगाना, जीरो से काम नहीं बन रहा है 45 लगा लेना, इससे भी काम नहीं बन रहा है तो कंसेप्ट पे आ जाना। लेकिन ये लगाना मतलब करके नहीं देखना है, इसको ओरली चेक कर लेना, माइंड में चेक कर लेना। जीरो कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो होता नहीं है, सबको पता रहता है साइन जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, तो ये ओरली एक बार चेक कर लो, एक नज़र देख लो। अगर इससे डालने से अगर कोई मल्टीपल ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये अपना बहुत आसान काम हो जाता है। 90% देखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में 0 और 45 काम करता ही है। अगला सम देखते हैं, कोसेक 20 और कोसेक 70 ले लिया। अच्छा, इसको चेंज करके ना सेक 20 कर, दोनों एंगल सेव कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब पहले बोला है कि अपने को √3 माइनस ये 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन चाहिए तो √3 और p का वैल्यू क्या चाहिए, और √3 p है ना, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कोसेक 20 है। ठीक है, कोसेक 20 को 1/sin20 कर लो, 1/sin20 कर लो, साइन कॉस में डील करना इजी रहता है। माइनस क्यू का वैल्यू 1/4 मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, और क्यू का वैल्यू सेक है तो 1/cos कर लो इसको, और एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, √3 और cos इधर मल्टीप्लाई होगा, cos 20 और माइनस sin 20 आ जाएगा इधर। अब देखो इधर क्या चाहिए ना, अब ये 1/4 है, इसमें से 2 यहाँ पे ले लो, 2 यहाँ पे डी ले लो, और एक 2 नीचे ले लो, ये एलसीएम देखो आपको दे देगा sin 20 cos 20 हो जाएगा। तो एक 2 इधर ले लिया, एक 2 इधर ले लिया, क्योंकि मैं बनाना चाहता हूँ sin a cos b माइनस cos a sin b फॉर्मूला, तो sin a माइनस b हो जाएगा। और ये 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, तो sin 40 हो जाएगा नीचे। तो इसको मैं लिख लूँगा sin 60 √3/2 देता है, sin a cos b, और cos a cos 60 देता है 1/2, और ये sin 20 अपॉन, और नीचे हो जाएगा sin 40 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है, तो ये मैंने यूज कर लिया डिनोमिनेटर में। अब ये sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b होता है,
तो साइन 60 माइनस 20 और नीचे है साइन 40, तो साइन 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, साइन 40 अपॉन साइन 40 1 हो जाएगा आंसर। तो 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करो ना, पहले इसको क्या कर लो, सेपरेट कर लो। कलर चेंज कर रहा हूं मैं। अब इसमें आप क्या कर लो, अब इसको सेपरेट कर लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो 1 बाई क्यू स्क्वायर बचेगा, अब क्यू कैंसिल होगा तो 1 बाई पी स्क्वायर बचेगा। अब देखो, और यहाँ पे और ये 1 बाई क्यू स्क्वायर मतलब क्या, सेक स्क्वायर लिखने का भी जरूरत नहीं था इतना, डायरेक्ट दिख गया होगा। और 1 अपॉन, और ये नंबर छिप जा रहा है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 20। अब इसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा, और प्लस और कॉस 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो जाएगा 1। तो 1 ऑप्शन बी में दिया है, ये हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था, एक के साथ मतलब एक फ्री है, अगर एक आपने कर लिया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अगला सम दे दिया है, क्या दे दिया यार, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, छोड़ सकते थे। कॉस दे दिया है, कॉस एंड कॉस 1/2, कॉस √3/2 और माइनस पाई से पाई। अच्छा, पहले माइनस पाई से पाई देखो होता कहाँ से, माइनस पाई से पाई मतलब पहले माइनस पाई से 0 जाना पड़ेगा, और 0 से पाई, तो ये होता है माइनस पाई से पाई। तो इसमें मतलब नेगेटिव वाला भी आ गया और पॉजिटिव वाला भी आ गया, तो ये दोनों देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कॉस का कौन सा नेगेटिव एंगल 1/2 देता है और कॉस का कौन सा पॉजिटिव एंगल 1/2 देता है। तो कॉस 60 अपने को 1/2 देगा, और कॉस माइनस 60 भी अपने को 1/2 दे देगा, याद रखो। क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो कॉस माइनस प्लस 2 पॉसिबल है। सिमिलरली आप इसमें देखो कॉस 30, तो कॉस 30 देगा आपने को, कॉस 30 √3/2 दे देगा, और माइनस भी दे देगा, क्योंकि अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए ना, तो कॉस -30 भी दे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2x + 3y 60 हो सकता है और -60 भी हो सकता है, और दूसरा क्या है 3x + 2y, तो इसकी जगह पे एंगल ही होगा ना, ये 30 हो सकता है और -30 हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या देखते हो, हाउ मेनी वैल्यूज डज x + y का कितना वैल्यू हो सकता है। देखो ऐड करोगे ना, ये 2 इधर है और इसमें 2y के साथ में, इसमें 3y के साथ में, 3x के साथ में ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5x + y आ जाएगा। तो ऐड करोगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएगा, 2 इसका है 2 इसका है, तो 60 के साथ में 30 लोगे तो 90 आ जाएगा, 60 के साथ -30 लोगे और ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 60 के साथ में ये करोगे तो 30 आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ करो -60 और +30 -30 आ जाएगा, और -90 आ जाएगा। तो x + y का कितना वैल्यू आएगा, नब अपने को एग्जैक्ट वैल्यू तो बोल नहीं रहा है ना, कितना वैल्यू आएगा, 4 आ जाएगा, 4 दे दिया है, तो निकालने का भी जरूरत नहीं है, निकालना चाहते हो तो निकाल लो, नहीं तो निकालने का जरूरत नहीं था बस। तो यही है कि मतलब ये -π से π होता कहाँ से कहाँ है, तो ये -π से 0 और 0 से π, ये पूरा माइनस वाला भी आ जाएगा, माइनस वाला भी लेना है आपको और प्लस वाला लेना है, तो दो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू इसका 2 वैल्यू इसका, 4 वैल्यू तो बन ही जाएगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वैल्यूज डज y - x, तो वही बात है, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो भी 4 वैल्यू आ जाएगा, माइनस करके देख लो, माइनस करोगे ना तो 2 - 3 -x आएगा, और 3 - y, टू माइनस 1 कर लो, तो 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो x - y आ जाएगा, और उसमें भी 4 वैल्यू आएगा, तो एक के साथ एक फ्री है, अगर एक समझा है आपको तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। दूसरा इक्वेशन देखो,
कंसिडर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू सी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और प्लस बी ए बी सी। और इसमें पूछा क्या है, दे दिया इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन द कौन सा इसमें से होगा। दूसरा क्या पूछा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी। अच्छा ठीक है, ये पी वाई क्यू ही है लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दे दिया है। सबको एक साइड में ले लो पहले तो एक्स स्क्वायर में देखो, एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लो तो कॉमन क्या है, ए बी और सी ए बी और सी ए में कॉमन क्या है, ए दिख रहा है तो बी माइनस सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, बी सी और ए बी मतलब बी कॉमन है, बी कॉमन लिया तो सी माइनस यहाँ से सी बचेगा और यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो ए बचेगा ये, और यहाँ से सी ए और बी सी ए में बी सी में कॉमन है सी कॉमन लिया तो ए माइनस बी आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। सबको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया और कॉमन भी ले लिया। जब भी ये साइक्लिक वाला रहेगा तो ये जीरो सम जीरो होता है। जब भी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में अगर ए प्लस बी प्लस सी करने पर जीरो आ रहा है तो एक रूट आपका होता है वन, एक रूट होता है वन रूट इज वन और अदर रूट इज सी बाई ए। दूसरा रूट क्या होता है, सी बाई ए होता है। दोनों रूट इक्वल दिया है, दोनों रूट इक्वल दिया है ना। रूट अगर इक्वल दिया है तो इसमें आप क्या करना, सी इक्वल टू ए ले लेना, सी और ए को इक्वल ले लेना। ठीक है, सी और ए को इक्वल ले लो। सी क्या है, तो ए और सी इक्वल रहेगा जब भी रूट इक्वल होगा तो, क्योंकि इक्वल रूट में सी और ए इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी माइनस ए सी बराबर, और ये कितना है, ए सी माइनस बी सी, दोनों इक्वल होगा। अब ए सी वाला एक साइड ले लो, ए सी को राइट साइड ले लो, ए बी और प्लस बी सी और ए सी प्लस ए सी हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें बी कॉमन है, ए प्लस सी ले लो और इसमें 2ac हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, अगर ए बी सी तीन नंबर है, तीन सीक्वेंस है और b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी आ रहा है तो ये hp तो है और hp है। अब इसको आपको ये इसमें से कौन सा होगा, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो इसको उल्टा कर दो। अब ठीक है, इसको उल्टा कर दो और b बराबर a प्लस सी बाई 2ac। ठीक है, 2 को भी इधर नीचे ले लो, 2 को इधर नीचे ले लो, ऐसा दिख रहा है, और अभी उल्टा करो। ठीक है, अब इसको उल्टा करो, दोनों को फ्लिप कर दो। ये कितना था, तो ये हो जाएगा 2 बाई बी हो जाएगा और इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो a बाई ए सी 1 बाई सी आएगा और c बाई ए सी 1 बाई ए आएगा। तो ये देख लो कहाँ पे है, 2 बाई बी बराबर 1 बाई ए 1 बाई सी, डी ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ तो यहाँ नहीं बन रहा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक के साथ एक फ्री है, एक अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो एक आपको ऐसे फ्री मिल रहा है, एक अच्छा फायदा है इसमें। महंगाई भी बढ़ गया है तो 2.5 मार्क्स की जगह पर 5 दे रहा है तो अच्छी बात है। 6 प्लस 10 प्लस 14 अप टू m टर्म्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स। mn का वैल्यू ये सब है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन mn, तो ये बताना है चारों में से कौन सा होगा। पहले तो ये अपने को ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, सीरीज एसएन का फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला होता है m टर्म है तो m/2 आ जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 और d आएगा, और ये तो ऑड नंबर्स का सम करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, n नंबर है ना तो n स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन a और d दिया है इसमें तो वैल्यू डाल दो। 2a कितना है, फर्स्ट टर्म है 6 और m माइनस 1 ही लेना पड़ेगा आपको। कॉमन डिफरेंस 6 4 10, 10 4 14, 4 है, ये हो गया। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, यहाँ से 2 निकाल गया तो 2 बचा, 2m माइनस 2 बचा और यहाँ से n स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 2m प्लस 4 हो जाएगा, 2m प्लस 4 आ रहा है, 2m प्लस 4 आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लो,
टू कॉमन ले लिया तो m प्लस टू आ जाएगा और इधर आ जाएगा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इक्वल टू टू एम प्लस वन आ गया, ये हो गया आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल। आपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा है, कितना वैल्यू पॉसिबल है। इसके लिए ट्रिक मैंने पहले के भी वीडियो बनाया है, मैंने एक एक मिनट वाला चाहे शॉर्ट बनाया हो चाहे पहले भी मैंने बताया है कि आपको जब बोल रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m चाहिए तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ये देख लो कि लीनियर है। अगर लीनियर इन m होगा, m में अगर ये इसका रोल नहीं है, ये कांस्टेंट समझो, इसको भूल जाओ, इसको समझ लो कि कोई कांस्टेंट है, इसका रोल है मेन। अगर ये अगर ओपन करते हो, अगर लीनियर बन रहा है, तो एक सोल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो दो सोल्यूशन आएगा, दो सोल्यूशन पॉसिबल है, और क्यूबिक बन रहा है तो तीन सोल्यूशन पॉसिबल है। अब इसको ओपन करोगे ना तो आपको देखो क्या मिलेगा, टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम मिलेगा, और माइनस जो भी है ये कांस्टेंट से मतलब नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है किसमें, एम में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा नहीं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एम क्या होगा और एन क्या होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, बस देख लेना है कि जब भी पूछेगा ऐसा ऐसा पूछा, वो पहले भी PYQ में पूछा है, शायद डिटर्मिनेंट में पूछा है या किसी और चैप्टर में पूछा है, इसमें नहीं पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर जिसमें पूछ रहा है एम में पूछ रहा है तो एम देख लो, अगर एम में लीनियर बन रहा है एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन पॉसिबल होगा, एम में क्वाड्रेटिक बन रहा है दो सोल्यूशन पॉसिबल होगा, एम में क्यूबिक बन रहा है तो तीन सोल्यूशन पॉसिबल होगा, बस ये ही आपने को करना है इसमें। अगला सम देखते हैं, देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। अच्छा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो ये तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, अगर 8 मान लो 8 में से 3 पॉइंट चाहिए, 8 पॉइंट है लेकिन कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो माइनस करना पड़ता है, तो ये बच्चों को तो ये सबको पता ही रहता है यार, इतना तो एग्जाम देने गया है तो ये पता ही होगा। तो इसको ओपन कर लो बस, 8 इंटू 7 इंटू 6 और अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ 4C3 सेम एज 4C3 किसके इक्वल होगा, 4C1 के इक्वल होगा, और ये 4 आ जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6 से 6 कट गया, 8 7 जा 56 माइनस 4 52 आंसर आ रहा है, 52 दिया है। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन और आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। अब क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, और 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उल्टा देखो, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में ज्यादा काम उल्टा ही होता है, उल्टा कर लो, टोटल में से जहां पे कोलिनियर है ना, कोलिनियर से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, और उल्टा कर लो देख लो, तो मान लो 8 पॉइंट से, 8 पॉइंट से तो 4 पॉइंट चाहिए क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, लेकिन आपने अगर चारों कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया ना, 4 में से चारों ले लिया तो उससे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, या 4 में से आपने 3 पॉइंट ले लिया और बाकी 4 में से एक ले लिया तो भी उससे भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं। बस इसको हम देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, तो 8 इंटू 8 7, हट, चल निकल इधर से, निकल।
इसका वैल्यू हो जाएगा 8765 डिवाइड बाई 4321। 4 और 2 तो 8 चला जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4C4 1 हो जाएगा, 4C3 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा 10 7 जा 70 और 70 माइनस 17, ये 20 और 3 53 आ जाएगा। अगर टोटल में से माइनस कर दिया जो कोलिनियर वाला है, देखो अगर आपको बनाना है ना तो हमेशा डी बना लिया करो। डी मतलब क्या, ऐसा डी बना लो, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, 1 2 3 4 और 4 पॉइंट इसके ऊपर है, 2 3 4, ठीक है। अब अगर मेथड 2 है, अगर आपको समझना है अच्छे से तो अब देखो 4 पॉइंट्स है ना, इसमें क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। मान लो 4 में से आप चारों पॉइंट्स ले लो, 4 में से नॉन कोलिनियर वाले पॉइंट्स, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और मतलब प्लस। अब 4 में से 3 ले लो और एक कोलिनियर वाला में से ले लो तो भी बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। और नहीं तो 4 नॉन कोलिनियर में से 2 पॉइंट ले लो और कोलिनियर में से 2 ले लो। कोलिनियर में से 2 लोगे मतलब मान लो कोई ऐसा 2 ले लिया और ये 2 ले लिया, मिलाओगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। और कैसे बनेगा, और मान लो कि एक इसमें से ले लिया और 3 इसमें से ले लो, तब तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो बस यही पॉसिबिलिटी है। और सिंप्लीफाई कर लो, 4C4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4C1 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4C2 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो ये 1 + 16 और प्लस 36 42 52 और 53 ये भी आ जाएगा। तो आपको जैसे बनाना है, डायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट बना लो, या कॉम्प्लीमेंट वाला ज़्यादा चलता है परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में, उल्टा ज़्यादा चलता है। तो ये अब जो आपको अच्छा लगे कर सकता है, ठीक है। लेकिन 4 लेना है आपको, यहाँ 4 लेना है, यहाँ 4 लेना है, यहाँ 3 लिया तो एक और लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोलिनियर में से 3 लिया है तो नॉन कोलिनियर में से 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 4 होगा। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे दिया आपने को, f(x) = x² + bx + c be a quadratic polynomial such that ये दोनों वैल्यू इक्वल दे दिया है। पर ये वैल्यू डाल दो इसके अंदर, डालोगे तो क्या आएगा f(1) डालो, मतलब x को 1 डालना है तो a + b + c आ जाएगा। अब 4 डालोगे तो 4 डालो तो 16a आएगा, 4b आएगा और प्लस c आएगा। ये दे दिया है 2 के इक्वल, तो a + b + c 2 है। दूसरा ऑप्शन आपको फ्री, एक के साथ एक फ्री वाला मिल गया आपको। अब इसको बोल रहा है कि पहला वाला व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द, अगर 2 इज ए रूट ऑफ द, 2 एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, ठीक है। दूसरा रूट है ना, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर c में से तो c ऐसे ही कट जा रहा है, अब 16 में से 1 गया 15 ये आ गया, और 4 में से 1 गया तो 3 ये आ गया, और कितना आएगा 0 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लो, πa और प्लस यहाँ b आएगा ना, πa + b = 0 आएगा, ठीक है। अब दे दिया है तो क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ काम बन रहा है क्या, अपने को चाहिए b और a का वैल्यू, और b और a इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। b और a तो इसमें डाल दो, इसको क्या करो πa को -b कर दो, और b/a चाहिए ना, पाई रहने दो, -b/a कर लो, -b/a का वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। और एक रूट अपने को पता है, एक रूट 2 दे दिया है तो दूसरा रूट निकालना है, तो 2 + बीटा 5 आ रहा है, तो बीटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछा है क्या, 2 ही पूछा है इसमें।
क्वाड्रेटिक मतलब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना स्पेशल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 1 आता है डिटर्मिनेंट। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ए की पावर 4 का मैट्रिक्स, पावर अंदर है ना, पावर बाहर ले सकते हो, बस इसमें यही कंसेप्ट है, पावर अंदर है तो पावर बाहर ले सकते हो, ये 1 है, 1 की पावर 4 कर लो, 1 ही आएगा आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, देखो एडजॉइंट ऑफ ए की इनवर्स ऐसा दे दे या फिर तुमको ऐसा दे दे, एडजॉइंट ए का पूरे का इनवर्स दे दे, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये पता है तो, नहीं पता है तो वो भी बताता हूँ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, थोड़ा सा अगर सारे फॉर्मूले आपने किए हैं डिटर्मिनेंट के तो एडजॉइंट वाला तो ये आपको, लेकिन ये पहले कभी पूछा नहीं, इस बार पूछ दिया है, नहीं तो आपको एडजॉइंट मेथड पता ही होगा। क्या होता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। और ये कितना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, मतलब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, ए एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स चाहिए, दोनों साइड में इनवर्स ले लो, दोनों साइड में इनवर्स ले लो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ले लो, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा ये, तो आंसर हो जाएगा ये। ऐसा भी कर सकता है, और फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है। तो अभी तक ऐसा फॉर्मूला पूछा नहीं था शायद, इस बार न्यू पूछ दिया, थोड़ा सा और एडवांस में डीप में जा रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ बाइनरी नंबर, थोड़ा सा ये तो इजी है, ये तो किया ही होगा, तो इसको ऐड करना है, ऐड करना है ना, बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, 1011 1011 0110 0110 और 01, 4 और 4 8 1 9, कितना लिख दिया, 4 4 8 लिख दिया हूँ 1, और इसमें ये ऐड करना है। अब इधर से लिखो, राइट साइड से लिखो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 1 1 1 1 और 3 0, 1 2 3 0 और ये 1, इसको ऐड करना है, इसका सम चाहिए। 1 + 1 0 होता है, कैरी हो जाएगा 1, 1 + 1 0 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 बराबर लिखा है कि नहीं है, 1 और 000 है ना, एक और 0 है, 1 1 3 0 और 1, और फिर 1 + 1 0 हो गया, 0 हो गया, 1 + 1 0 हुआ है तो यहाँ 1 आया होगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। और फिर आगे तो करके देखने का जरूरत नहीं है, 4 0 सब में नहीं है, 4 0 खाली एक ही में है, इसी में 4 0 दिख रहा है, बाकी तो 2 0 3 0, 4 0 वाला एक ही है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको प्लस करना भी नहीं आता है ना, तो बाइनरी वाला आपको सीखा ही होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर वाला, वैसा भी करके निकाल सकते हो। तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये आंसर आ ही जाएगा, इतना तो करके गया ही होगा, समझा रहेगा ये। एक्स कंटेन्स, एक्स में 3 n एलिमेंट है, और y में है 2 n एलिमेंट, y में 2 n एलिमेंट्स है, और दे हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, x इंटरसेक्शन y कितना है, n है, और पूछ रहा है कि ये इसके हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द x - y इंटू y - x में कितना आएगा, तो n - x - y और इंटू n - y - x में कितने एलिमेंट आएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसको आप लिख सकते हो ना, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, एक सम हमने किया था स्टार्टिंग में, और ये हो गया y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट हो गया, और प्रोबेबिलिटी में भी किया होगा, ये फॉर्मूला सेट थ्योरी में किया होगा, तो ये होता है कि n ऑफ x माइनस, पहले जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो, और माइनस पूरा बिना कॉम्प्लीमेंट का, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, ठीक है। और फिर वैसा ही इधर भी एन वाई और माइनस एन ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट मेंटेन करके रखो। और ये क्या दिया आपने को, एन ऑफ एक्स 3n दे दिया है, और एन ऑफ इंटरसेक्शन में n दे दिया है, और इधर एन ऑफ वाई 2n दे दिया है, और कॉमन में ये दे दिया है, तो 2n आ गया इधर से, और इधर से n आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर आ गया,
ठीक है, तो ये सिंपल ही था, बस ये वाला फॉर्मूला पता रहना चाहिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए था। तो प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला चलता है, इधर भी ये फॉर्मूला चलता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो और माइनस पूरा ऐसा ले लेते हैं बिना कॉम्प्लीमेंट का। ये तो प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी दोनों में आता ही है। ए एक सेट दे दिया है, बी एक सेट दे दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी करेस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन। अच्छा, अपने को एक कंडीशन में देखना है कि कितना सेट बनेगा। मॉड एक्स बनाओगे तो मॉड एक्स में कितना कितना आ जाएगा, माइनस तो वही रिपीट होने लगेगा, 0 1 2 3 इतना आ जाएगा। और y में कौन कौन है, 0 1 4 9 है, ठीक है। अब x जो मॉड x है y से छोटा रहना चाहिए, मॉड x y से छोटा रहना चाहिए, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, 0 के साथ 1 ले सकता हूँ, 0 4 ले सकता हूँ, 0 9 ले सकता हूँ, ठीक है, इतना ले सकता हूँ। और फिर 1 के साथ में 4 ले सकता हूँ, 1 के साथ में 9, और फिर तो बस हो गया, 2 के साथ में 4 और 2 के साथ में 9, और 3 के साथ में 4 और 3 के साथ में 9 ले सकता हूँ। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर इतने रिलेशन बनेंगे। कितना हो गया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बनेगा, 9 आंसर हो जाएगा। क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्स इज एन n by n मैट्रिक्स, ठीक है, n by n मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ mx, डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा तो फॉर्मूला ही है यार, डिटर्मिनेंट ऑफ mx होता है m की पावर, अगर जितने पावर का डिटर्मिनेंट है उतना पावर इधर आ जाता है, तो ये तो सही बात बोल रहा है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। y इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम x by मल्टीप्लाइंग एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। तो y है, x में मान लो कि ये x है आपका मैट्रिक्स है जो भी है, और किसी एक रो में m से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y हो जाएगा m की पावर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ x। ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में एक ही रो या एक ही कॉलम से बाहर आता है, ठीक है, ये भी सही बोल रहा है। आंसर में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द 1, दूसरा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे यार, तो ये तो टाई हो जाएगा क्या, और स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1, और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स 1, ऐसा वाला थोड़ा सा डाउट रहता है। और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, एक करेक्ट है एक नहीं, ये तो दोनों, ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखो, मान लो कि एक रो में m है तो m की पावर 1 आएगा, 2 रो में m है तो m की पावर 2 आएगा, 3 रो में m है तो m की पावर 3 आएगा। तो ऐसे n रो है, अगर n रो में m है तो अगर n रो में m है तो m की पावर n आ जाएगा। तो सही बात, तो ऐसा लग रहा है मुझे, तो ये सही हो जाएगा ये ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, मतलब एक रो में है तो इंडक्शन से भी करोगे तो हम क्या लेते हैं, n इक्वल टू, अगर मेथड ऑफ इंडक्शन किया होगा तो पहले हम ऐसे ही लेते हैं ना, n इक्वल टू 1 फिर n इक्वल टू k, तो ऐसा लेते हैं। अगर एक रो में m है तो m की पावर 1 आएगा, 2 रो में m है तो m की पावर 2 आएगा, ऐसे अगर n रो में है तो m की पावर n आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि 2 डज नॉट एक्सप्लेन, नहीं, तो इससे रिलेटेड ही है, तो रिलेटेड है तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसा क्वेश्चन तो किया ही होगा, ये तो कोई नया बात नहीं है। और कॉट इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स दे दिया, दोनों को टैन इनवर्स बना लो, तो ये तो आसानी से बन जा रहा है, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1/9। अब इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। और इसमें दे दिया है कोसेक दे दिया है 41/4, तो साइन हो जाएगा, साइन को थोड़ा सा विजुअलाइज करना इजी रहता है, साइन 4/√41 दे दिया है, ये कितना आ जाएगा, √41 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16, 40 में से 16 गया, कितना हो जाएगा, 14 15 आ जाएगा।
41 माइनस 16, और ये 3 में से 25 आ रहा है, 5 आ जा रहा है, ये रूट में 25 आ रहा है तो बाहर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको tan में बना लो। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5 हो जाएगा, 4/5। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ये अपना रेगुलर प्रॉब्लम है स्कूल का, कोई नया इसमें कर ही लिया होगा सबने। एलसीएम ले लो, 5 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, और 9 5 जा 45 माइनस 4, 45 माइनस 4 हो जाएगा 41। और ये दोनों को ऐड करोगे तो भी, ये भी ऐड करोगे तो 41/41 आ रहा है, मतलब tan इनवर्स 1 आ रहा है, तो ये 45 दे देगा आपको, 45 दे देगा। और पूछा क्या है, पूछा कुछ नहीं, यही पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई से पाई सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, कॉट -30 और कोसेक -2। ठीक है, साइन कॉस में कर लेते हैं, थोड़ा सा देखना इजी रहता है। कॉट दिया है ना, तो ये मतलब tan कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लो आप, ये हो जाएगा tan 60 होता है ना, -60 ले लो, tan -30। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई बोथ। ठीक है, तो कॉट नेगेटिव दिया है, कॉट नेगेटिव कहाँ पे होगा, कॉट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, कॉट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और कोसेक, कोसेक कहाँ पे नेगेटिव होगा, कोसेक यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों में, दोनों यहाँ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और -π से पाई है, -π से 0 और 0 से पाई। ठीक है, -π से ये और ये से ये, आप ऐसा होना चाहिए। तो ये तो -30 आ गया, थीटा आ गया -30, देखते हैं उसमें -30 आ रहा है क्या। और ये है साइन करोगे इसका, तो साइन इसका अगर करते हो, साइन थीटा आ जाएगा 1/, ये इसको भी ले लो, साइन -30। हाँ, तो दोनों में एक सोल्यूशन कॉमन आ रहा है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई बोथ, एक एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में एक ही क्वाड्रेंट आ रहा है, और एक ही क्वाड्रेंट में -30 ही मतलब दोनों में मिल रहा है मुझे, और तो एक ही आंसर हो जाएगा ये। और ये तो बस फेमस प्रॉब्लम है, x की पावर 1 और 1/x की पावर n, ये होता है 2 cos n थीटा। ठीक है, ये आता कैसे, देखो x को ले लो e⁻i थीटा, तो ये हो जाएगा ना, x की पावर x प्लस 1/x हो जाएगा आपका e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा। और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा चेंज करोगे तो यहाँ चेंज होगा, 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 तो फिक्स रहने वाला है। 2 थीटा डाल दो तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, 5 थीटा डालो तो यहाँ 5 थीटा आ जाएगा। तो यही मेथड है। अब 3 वाला पूछ रहा है तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 2 तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पावर 3 है तो 3 थीटा हो जाएगा, जितना पावर है उतना थीटा हो जाता है। तो ये सब मैंने पहले भी, 1 महीना पहले ही लिया था, एक PYQ में PNC प्रोबेबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम का मैंने बनाया था, अपना वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि एक किसी दूसरे एग्जाम में रिसेंटली आया हुआ था। तो हाँ, जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं ना, इजी और थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एक दूसरे एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आप मेरा देख सकते हो पार्ट 2 वाले में, PNC प्रोबेबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 वाला वीडियो है, उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था। उसमें x की पावर 5 वाला क्वेश्चन, 5 वाला पूछा था, और इसमें x की पावर 3 पूछ दिया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन करके नहीं गया है पहले से ना, तो नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट ऐसा क्लिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन।
अच्छा, अपने को सॉल्व करके बताना है कि कितना सॉल्यूशन आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो भी सॉल्यूशन आएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। अगर किसी दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आंसर मिल रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देना है, मतलब यही है। तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और ये इधर दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हो गया। 2 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, और ओपन करके सारे लोगों को एक साइड में ले लो। तो ये हो जाएगा एस प्लस 1 और 2 माइनस 2 एस स्क्वायर। सबको लेफ्ट साइड लेके आओ, यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 एस स्क्वायर प्लस एस और 1 माइनस 2 वन हो जाएगा। फैक्टराइज कर दो, 2 का फैक्टर बना लो, 2 और 1, 2 और माइनस 1 ले लो। तो एस हो जाएगा, एस मतलब साइन थीटा हो जाएगा -1 और 1/2 हो जाएगा। -1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, साइन थीटा का वैल्यू, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, आंसर हो जाएगा 1। यहाँ देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 1/2 सेक इनवर्स। ठीक है, पहले सेक में तो जमेगा नहीं, अपने को चेंज कर दो इसको, tan 1/2 और इसको कर दो cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब ये देखो cos इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू है ये। नहीं, cos 60 1/2 होता है, 30 का वैल्यू है। तो tan 1/2 30, 30/2 कितना हो जाएगा, 30/2 15 हो जाएगा। तो ये तो एनडीए का फेमस प्रॉब्लम है, tan 15 cot 15 sin 18 cos 18 36, ये तो सब आता ही रहता है। आंसर हो जाएगा 2 माइनस √5। प्लेन का देखो, प्लेन का भी मैंने 1 शॉट बनाया था और उसी से मिलता जुलता वही सेम क्वेश्चन आ गया। 24 एनडीए 24 का सेकेंड शिफ्ट वाला में ये ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखो क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है, अ प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन हैविंग DRS 132 एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दीज टू। ठीक है, तो जो DRS होता है ना, DRS ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये क्या होता है, ये क्रॉस करने से मिलता है। N1 क्रॉस N2 कर दो। ठीक है, N1 क्रॉस N2 मतलब पहले लाइन में IJK ले लो और इसका DRS ले लो 6 4 -5, 6 4 -5, दूसरे में क्या है 1 -2 3। तो ये सब क्वेश्चन किया था अभी 1 महीना पहले ही 1 शॉट बनाया था, या फिर आपने PYQ किया हो तभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो, ओपन कर लो। 4 3 12 और 12 में से 10 गया, 2 आएगा, और यहाँ -5 -18, -5 में से -18 किया तो -23 आ जाएगा, -23 आ जाएगा, और ये -12 -4 -16 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। A plane is parallel to the line having direction ratio 1:3:2। और प्लेन जो है ना, आपका जो प्लेन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लाइन के पैरेलल है प्लेन, और ये जो प्लेन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, लाइन और प्लेन पैरेलल है, और लाइन का DRS दे दिया है 1 3 और 2 दे दिया है, और प्लेन है। तो प्लेन से जो भी नॉर्मल बनेगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो, और लाइन का, प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन का DRS, प्लेन का नॉर्मल का DRS और लाइन का DRS दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 कर सकते हो, करके देख लेते हैं। तो देखते हैं, जिस मतलब 1 3 2, और इसका ये ले लो, लाइन का DRS 1 3 2 है, और प्लेन का नॉर्मल का DRS ये लेके चेक करते हैं, जो 0 दे देगा वही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, चेक करोगे 1 × 2 कर लो, 2 आएगा, और -60 आएगा, और 29 का डबल हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो रहा है, लेकिन सेम चीज देखो ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज दे दिया है। अब यहाँ पर भी वही बनेगा 2 - 60 + 58, ये भी 0 हो रहा है। तब क्या करोगे, अब ये केस में आप क्या करोगे बोलो।
ये भी हो रहा है मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमको एक्चुअल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैच अभी देखो ये भी मैच कर रहा है, खाली कांस्टेंट का डिफरेंस है। अब कांस्टेंट अलग अलग रहता ना तो आंसर टिक करना इजी होता, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंस दे दिया है, तो कौन सा लेना है इतना, ये थोड़ा सा इसमें अब इसको मतलब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कंसेप्ट के साथ जाना पड़ेगा। तो जो प्लेन होता है, प्लेन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाला प्लेन होता है ना, वो होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन containing line of intersection, containing line of intersection, क्योंकि ये रिपीट होते रहता है 3D का क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए फिर से। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो ये प्लेन निकाल लो, ये प्लेन निकालो, और ये प्लेन का निकालोगे, ये जो प्लेन निकालोगे P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, तो ये प्लेन के नॉर्मल का DRS और ये लाइन का DRS, दोनों लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो उनके DRS में लगा देना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 लगा देना, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, यहाँ से एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो लगा के देखते हैं क्या आ रहा है। 6x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स, और P2 क्या है x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0 है, ठीक है। अब x वाला एक साथ कर लो, y वाला एक साथ कर लो, z वाला एक साथ कर लो, क्योंकि आपने को डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ से x वाला करोगे ना तो 6 प्लस लैम्डा आ जाएगा, 6 प्लस x लैम्डा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं और डायरेक्ट आपको भी करना चाहिए। और यहाँ से 4 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा y के साथ में, और z के साथ में यहाँ से -5 और प्लस 3 लैम्डा आना चाहिए z के साथ में, और माइनस कॉन्स्टेंट बराबर 0। अब इसके DRS क्या क्या है, ये DRS है, ये और ये एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वही DRS ऑफ नॉर्मल है। अब DRS ऑफ नॉर्मल ये है और DRS ऑफ लाइन 132 है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि ये नॉर्मल और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो लगा दो इसमें 132 के साथ में, 132 के साथ में डॉट करके 0 कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, पहला तो 6 प्लस लैम्डा ही आएगा प्लस, और 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 y नहीं आएगा इसमें यार, 3 लैम्डा, ये हटा देता हूँ, समझ गया रहेगा। तो नहीं, इसको लिखना पड़ेगा 1 3 और 2, और 3 4 जा 12 हो गया, और 3 2 जा 6 लैम्डा हो गया, और ये -10 हो गया, और प्लस 2 3 जा 6 लैम्डा हो गया। अपने को कांस्टेंट नहीं लेना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बस कांस्टेंट से मतलब नहीं। अब मल्टीप्लाई करके देख लिया, देखो इसमें क्या आ रहा है, 6 लैम्डा तो इसे चला जा रहा है, और 6 12 6 18, 18 में से 10 गया 8, तो लैम्डा आ रहा है, लैम्डा प्लस 8 आ रहा है 0, तो लैम्डा आ रहा है -8, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू -8 आ रहा है। अब इसको हटाओ और -8 डाल दो, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, 6x माइनस 8x माइनस 2x, कहाँ पे लिखो यार, -2x आ जाएगा, और 4y और प्लस 16y, 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 4 और 16 20 हो जाएगा, प्लस में आएगा लेकिन 20y, 4 और माइनस माइनस प्लस 16 20, 16 4 20 हो जाएगा, और -5z और -3z, -8 -5 और इधर से 8 3 जा 24, कितना आएगा यार, -5 और -24 -29 z आ जाएगा, और तो कोई नहीं है, और कांस्टेंट है तो वैसे डाल दो, कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, तो माइनस पहले हटाओ, 2x माइनस 20y प्लस 29z और प्लस 2 इक्वल टू 0, तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है।
कभी कभी ऐसा होता है 3D में, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऑप्शन खाली कांस्टेंट की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया, नहीं तो डायरेक्ट हम देख सकते थे ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सपोज एस इज द स्फीयर विद द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी। देखते हैं क्या है ये। मान लो ये ए है, 1 0 0 से पास हो रहा है, और ये बी है 0 1 0 से पास हो रहा है, और ये सी है 0 0 1 से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ले लो, प्लेन मिल जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म लोगे तो प्लेन मिल जाएगा आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट कितना है, 1 है, वाई बाई 1 है, प्लस जेड बाई 1 है, और सॉरी इधर 1 होता है 1, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 होगा। अच्छा ये तो पूछा नहीं है ना यार, काहे को निकाल दिया तब। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डज द सेंटर लाई। प्लेन तो यही आएगा ना, प्लेन का इक्वेशन निकाल ही दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, इसमें बराबर करोगे तो -1 हो जाएगा, तो ये प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडियस पूछा है, तो ठीक है। अब देखो, जो एस इज ए स्फीयर विद द स्मॉलेस्ट रेडियस, अब जो स्फीयर स्मॉलेस्ट रेडियस के साथ चाहिए ना, तो उसके लिए आपका सेंटर हो जाएगा सर्कम सेंटर। उस केस में स्फीयर विथ स्मॉलेस्ट रेडियस अगर चाहिए, कलर थोड़ा लेता हूं दूसरा, और पर्पल ले लेता हूं। देखो, अगर स्फीयर विथ स्मॉलेस्ट रेडियस अगर चाहिए, एक केस में आपका सेंटर हो जाएगा, सर्कम सेंटर, और रेडियस हो जाएगा सर्कम रेडियस। और एक और चीज देखो, जो पॉइंट्स दे दिया है ना, पॉइंट से जो प्लेन बनेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल सर, और जो स्फीयर है वो तीनों पॉइंट से पास भी करना है। तो ये तीनों पॉइंट देखो, और जो तीनों पॉइंट पास कर रहा है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से पास होने वाला सर्कल चाहिए। तो जब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उस केस में सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब सारे के सारे सेम हो जाते हैं। तो आपको सबसे इजी रहता है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो। अगर सेंटर चाहिए ना, तो सेंटर चाहिए तो आप जी निकाल लो, सेंटर चाहिए तो सेंट्रॉइड निकाल लो। सेंट्रॉइड निकालोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 1 बाई 3 आ जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आ जाएगा, तो ये भी 1 बाई 3 आ जाएगा, और ये भी सिमिलरली 1 बाई 3 आ जाएगा। सेंटर आ गया आपके पास में। और पूछा क्या है, रेडियस। तो कि मान लो कि ये सेंटर आ गया, इससे किसी का डिस्टेंस निकाल लो, ओ बी निकाल लो, ओ ए निकाल लो, ओ सी निकाल लो, वो आपका रेडियस दे देगा। ओ ए निकाल लेते हैं रेडियस के लिए, ओ ए कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1 माइनस नहीं यार, 0 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3, तो 4/9 1 1 और 9, तो 6/9 6/9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 6/9, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डज द सेंटर लाई। सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर आपका 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 डालोगे तो 3/3 हो जाएगा।
और -1, तो ये मतलब 1 -1 ही है ना, 0 हो जाएगा। वैसे तो ये प्लेन का इक्वेशन ही मैंने निकाल दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन ये पूछा नहीं था, ये पूछा था रेडियस। तो जब भी देखो स्फीयर विद द स्मॉलेस्ट रेडियस चाहिए ना, तो वो केस में स्फीयर का सेंटर हो जाएगा सर्कम सेंटर और रेडियस हो जाता है सर्कम रेडियस। लेकिन ये जो ट्राइंगल बन रहा है, मतलब जिस लाइन से ये पास हो रहा है स्फीयर, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका सेंटर कोइंसाइड करेगा, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर या फिर सेंट्रॉइड। तो सबसे इजी रहता है कि सेंट्रॉइड निकाल लेना, सेंट्रॉइड निकाल लो। ए बी सी आर द 3 consecutive vertices of a parallelogram, और व्हाट इज द फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा 3 दे दिया है, चौथा पूछा है, मतलब ये बहुत क्लासिक प्रॉब्लम है, बहुत पहले आता था इसे। मान लो कि 1 -1 0 दे दिया है, और -2 1 8 है इसका, और सी दे दिया है -1 2 7। ये सबको पता ही रहेगा। इसको निकालने का ट्रिक क्या रहता है, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो और ये माइनस कर लो, ठीक है। 1 -1 0, और 0 -2 +2 हो जाएगा, और -1 और +2 1 1 -1 0 हो जाएगा, और 0 + 7 7 -8 कर लो, 7 -8 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो 2 0 -1 बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, कलर थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल बी सी डी इज, बी सी डी, सी एंगल निकालना है, बी बी सी डी, हाँ ये निकालना है। देन व्हाट इज द कॉस स्क्वायर। अच्छा तो इसका डीआरएस निकाल लो, पहले माइनस कर लो। 2 + 1 3 हो जाएगा, और 0 -2 -2 हो जाएगा, -1 -7 -8 हो जाएगा, और इसका डीआरएस निकाल लो। इसका डीआरएस क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो गया, 1 -2 -1 हो गया, 8 -7 1 हो गया। अब इसमें कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A.B अपॉन, मैं वेक्टर ही यूज कर रहा हूं, चाहे वेक्टर यूज करो चाहे आप 3D यूज करो, ठीक है। ये वाला लगा दो, पहले डॉट ले लो, 3 -1 -3, और प्लस -2 -1 2 आ जाएगा, प्लस -8 और वेट -8 ये आ गया, और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लो, 9 4 64, और इसका क्या आ जाएगा 4 1 और 64। तो कितना हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर भी कर देना। मतलब ये कितना आ रहा है, पहले तो 2 - 11 9 आ रहा है, 9 का 81 ले लो, ठीक है। 81 ले लो, चाहे 9 × 9 ले लो, कहीं कैंसिल होगा तो आसान रहेगा, छोटा नंबर रहेगा तो। और ये कितना आ रहा है 68 68 और 77, रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, स्क्वायर करोगे तो बाहर आ जाएगा। और 16 4 कितना आएगा भाई, 16 और 4 68 हो जाएगा, 68 + 1 69 हो जाएगा, रूट 69 इंटू मतलब 69 हो गया। तो कोई कटेगा क्या यार, कौन सा ऑप्शन होगा। ऊपर तो 81 कहीं नहीं है, मतलब कहीं कटेगा, ये 81 कटेगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ सही से लिखा हूँ कि नहीं। तो 2 + 1 3 हो गया, और 0 0 -2 0 -2 करूंगा तो -2 आ जाएगा, -1 -7 -8, ये तो राइट दिख रहा है। -2 + 1 -1, और 1 -2 -1, और 8 -7 1 आ रहा है, ये भी सही है, यहाँ कैलकुलेशन सही है। और फिर ऊपर -3 और -3 आएगा, और +2 आएगा, और -8 आएगा, सही है। और 8 3 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, ऊपर तो सही लग रहा है। और इसका स्क्वायर करो, 9 9 4 64 बराबर है 68 और 77 बराबर दिख रहा है। तो इसमें देखो, अच्छा मैंने डी का ले लिया है क्या, अरे बात बता, गलती कर दिया यार, लेना ये ब्लू वाला है ना,
तो ले लिया मैंने, ये 218 ले लिया था। 1 + 1 + 1 स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, तो मतलब ये 3 हो जाएगा। तो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 27/27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सम देखते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन 4y प्लस दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन और लाइन एट फिक्स डिस्टेंस, सेम लाइन। देखो पैरेलल लाइन और सेम लाइन तो एक ही बात हो गया ना। और कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन होता है कि एक ही पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइन को कॉन्करेंट बोलते हैं। अब ये जो है ना, इसमें m कॉमन ले लो, 4y और m कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x-1 आएगा, और +2 को इधर ले लो, 4y-2, और इसमें से ना 4 कॉमन ले लो, तो y-1/2 आएगा और m x-2 आएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्चुअली देखोगे ना तो ये y = mx है, और y = mx में m का कितना भी वैल्यू डालो तो ओरिजिन से पास होगा, सारे जो लाइन मिलेंगे ओरिजिन से पास होगा। उसी तरह से इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है इसका ओरिजिन हो जाएगा ना 1, 1/2। जितने भी m का वैल्यू बदलते जाओ, m का वैल्यू बदलते जाओगे, सारा का सारा लाइन ये इसी से पास होगा, इसी से सब पास होगा। ठीक है, समझा रहेगा। तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो ये कॉन्करेंट हो जाएगा। पैरेलल तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा जिंदगी में, क्योंकि ऐसा वैल्यू दे दिया है कि पैरेलल होने का चांस ही नहीं है। m मान लो कि 1 ले लिया, m 1 ले लिया तो 4y = चलो देख ही लेते पैरेलल होगा क्या। 4y = 4 को हटाओ यहाँ से, मान लो कि y ले लिया मैंने m/4 और x-1 + 2, तो mx से मतलब है, मान लो कि m1 ले लिया तो स्लोप 1/4 हो जाएगा, m2 ले लिया 2/4 मतलब 1/2 हो गया। तो पैरेलल लाइन तो चांस ही नहीं है, सेम लाइन मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि m फिक्स नहीं है तो सेम लाइन कहाँ से आएगा। लाइन एट ए डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, फिक्स डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, m वेरिएबल पॉइंट है तो ये भी होगा नहीं, तो ये सारे कॉन्करेंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई सोचा नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, है ना, ऐसे छूट ही जाता है। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी डी इज दिस। अच्छा, तो एक लोकस बना लो एक्स वाई को, और इससे तुम क्या करो ना, इसका डिस्टेंस निकालो ए बी का, और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, सी डी का। ठीक है, ये निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, मतलब ये आप ए ले लो, ये बी ले लो, तो PA² = PA स्क्वायर भी कर दो, PA बराबर PB है दिया है, लेकिन स्क्वायर कर दो कि उसके अंदर रूट नहीं आएगा। रूट नहीं आएगा मतलब देखो x-a का स्क्वायर और प्लस y-b का स्क्वायर बराबर x-c का स्क्वायर और प्लस y-d का स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन करोगे ना तो x² y² इधर भी आएगा, x² y² इधर भी आएगा, मैं उसको नहीं लिखता हूँ, 2ax और प्लस a² और 2yb प्लस b² और -2xc और प्लस c² और इधर से माइनस और क्या आएगा 2yd और प्लस d² आ जाएगा। अब देखो क्या चाहिए आंसर में, आंसर तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है यार। अब इसमें चाहिए a - c, b - d। ठीक है, a - c चाहिए ना, तो a - c चाहिए। अच्छा, अब किसको किधर ले जाए वही नहीं समझ में आ रहा है। चलो सबको एक साइड लेके आओ पहले तो यहाँ है देखो, ये x वाला टर्म इधर है, x वाला टर्म इधर है, और ये वाला इधर लेके आया ना तो 2x बाहर रहेगा, c - a मिल जाएगा, उल्टा मिल जाएगा। इसको लेके जाओ उधर, उधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो,
तो 2x तो बाहर रहेगा और a वाला माइनस है, उधर जाके a वाला प्लस हो जाएगा, इधर c में माइनस है तो a माइनस सी मिल जाएगा। सही बात है, राइट, सबको राइट में लेके जाओ, ठीक है, सबको राइट में लेके जाओ। लेफ्ट में काम थोड़ा सा राइट में ले जाने से थोड़ा आसान हो जाएगा। राइट में सबको ले जा रहा हूं तो 2x तो कॉमन है और यहां से मिल जाएगा a माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है, ये जाके उधर प्लस होगा और ये माइनस कर दोगे। वैसा ही इसमें से कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लो, 2y कॉमन लोगे तो ये b प्लस में आएगा और इसके साथ में क्या है, d है, d माइनस में आ जाएगा और ऑलरेडी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बैठे हैं और ये दो लोग उधर जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में चले जाएंगे। ये पूरा आपका k है, k मतलब ये पूरा है और ये 2 एक्स्ट्रा है ना, इसमें a माइनस सी एक्स है, b माइनस डी वाई है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ से हटा लो और 2 ये चारों के नीचे लगा दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3y है, मतलब पैराबोला दिख रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3y है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसा हो जाएगा नीचे और नीचे। देखते हैं इसका क्या होता है, फोकस क्या आएगा, कंपेयर कर लो। तो 4a बराबर माइनस 3 है तो ये आ जाएगा माइनस 3/4, फोकस हो जाएगा 0 कॉमा, जगह ही कम पड़ रहा है यार, अच्छा इधर लिखता हूँ फोकस 0 कॉमा माइनस 3/2 हो जाएगा। अब क्या पूछ क्या रहा है, इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन टू द पैराबोला ओपन अपवर्ड, अपवर्ड वो तो नहीं है, नीचे डाउनवर्ड वाला है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, हाँ तो y एक्सिस तो सही बात है, ये सही हो रहा है। इक्वेशन ऑफ द लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम होता है जो फोकस से पास करने वाला और परपेंडिकुलर हो फोकस पे, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा। 3/2 है कि 3/4 है यार, 3/4, 3/4, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लोगे तो 4y और 3 इधर लेके आओगे तो 4y प्लस 3, इधर क्या माइनस दे दिया यार, तो यार ये गलत दे दिया है क्या, y इक्वल टू माइनस 3/4 इक्वेशन ऑफ द लेटस, अच्छा एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x इक्वल टू 0, y एक्सिस, तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितना करेक्ट है, एक ही करेक्ट है। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन होता है, सम ऑफ इंटरसेप्ट का लाइन तो पहले एक एक इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, y x इंटरसेप्ट निकालना है तो y0 पुट कर दो और नहीं तो इसको नीचे ले लो, तो x इंटरसेप्ट चाहिए तो y0 डाल दो, y0 डालोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट चाहिए तो x0 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, x0 पुट करेगा तो y आ जाएगा, x0 पुट कर दिया तो y आएगा ना, y आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सब ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है तो सब ऑफ इंटरसेप्ट पूछा है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 कॉमन लेगा तो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा, आंसर 2 आ जाएगा। अगला सम देखो, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म चाहिए ना तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, मैग्नीट्यूड जब भी 3D हो 2D हो, 2D हो चाहे 3D हो, आपको नॉर्मल फॉर्म चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, जो भी इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, √3x प्लस 2y और बराबर 7 दिया है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अब 3D में मैग्नीट्यूड i j k का कोएफिशिएंट इसमें आता है, लेकिन 2D में x y का कोएफिशिएंट ले लिया करो, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 से डिवाइड कर दो, x बाई √7 x प्लस और 2 बाई √7 y प्लस इक्वल टू 7 बाई √7, तो ये तो ऊपर रूट चला जाएगा 7,
देख लो कहाँ पे दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन √3/7, 2/√7, हाँ ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, अच्छा रूट नहीं है इधर। इफ द वर्टाइसिस बी डी ऑफ ए स्क्वायर आर, ये दो दे दिया है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखो अपने को स्क्वायर दे दिया है, चलो मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्या क्या दिया, क्या है बी डी दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है ये, और डी दे दिया है 4 1, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, हाँ ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस होता है ना स्क्वायर में, समझो मान लो कि एक स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है, और स्क्वायर में मान लो ये होता है √2 टाइम्स ए होता है, ए क्या है साइड है, ये क्या है साइड होता है, ठीक है। इससे कंपेयर कर लेंगे तो अपने को साइड मिल जाएगा। पहले इसका डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस क्या होगा, ये डायगोनल का, डायगोनल कितना होगा निकालो, 4 - 2 का स्क्वायर, थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 8 आ जाएगा। 8 आप बाहर निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो 2√a को आप 2√2 के साथ कंपेयर करोगे, साइड आ गया आपका 2, साइड 2 आ गया तो एरिया होता है एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 आ जाएगा आंसर। एरिया साइड का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 4, 4 आंसर हो जाएगा। What is the value of sin theta? If theta is the acute angle between the lines whose equations are this and this. अच्छा इक्वेशन आएगा तो उसमें PQ का तो रोल नहीं है, PQ बराबर 1 ले लो, ठीक है। P और Q को 1 लेके हटा दो उसको, तो कितना बचेगा, ये x + y = 2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा x - y प्लस x + y बराबर 2 × 1, 2 आएगा। तो x y तो कट जाएगा, 2x बराबर 2 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है, x बराबर 1 डालोगे यहाँ पर तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1, x भी 1 आ रहा है, y भी 1 आ रहा है, x 1 आ रहा है मतलब देखो ये लाइन हो जाएगा x = 1, और y 1 आ रहा है तो ये लाइन हो जाएगा y = 1। अब बोल रहा है इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल आप तो या तो ये लोगे नहीं तो ये लोगे, ये एक्यूट एंगल बनेगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो बीच में 45 डिग्री बन जाएगा यार, थीटा 45 डिग्री बनेगा। तुमसे पूछा है साइन थीटा, साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला सब देखो, सर्कल दे दिया है, सर्कल टचेस द x एक्सिस एट p एंड y एक्सिस एट q। सर्कल का पहले सेंटर देख लेते हैं, सेंटर में बहुत कुछ छुपा रहता है बात, तो सेंटर निकालोगे, अगर सेंटर देखोगे तो k, k है सेंटर। तो जब भी अगर सेंटर सेम है ना और लाइन को इसको टच भी कर रहा है, मान लो इसको और इसको टच भी कर रहा है, तो ये मान लो सेंटर आपका ये है, सेंटर आपका k, k है, तो इसका जो रेडियस होगा ना, रेडियस भी k ही होगा, रेडियस भी k ही होगा। जब भी x y दोनों को टच कर रहा है तो x y को टच कर रहा है और सेंटर सेम है, सेम जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है, तो रेडियस भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ये k, 0 है, ये आपको टच कर रहा है, x एक्सिस p पे कर रहा है, x एक्सिस को p पे कर रहा है, तो ये k, 0 हो जाएगा और ये 0, k हो जाएगा। बस इसका पूछा है तुमसे कि इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन ये आपका q है, तो PQ डिस्टेंस निकाल लो। PQ निकालोगे तो k - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा। k तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो √2k। अगला सब देखो, और कौन सा कलर ले लूं यार, अच्छा ब्लैक भी तो अच्छा चलेगा इसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई होता है 2a, डिस्टेंस बिटवीन द 2 होता है, और इसी को कुछ लोग c बोलते हैं, ए को c बोलते हैं। c का फॉर्मूला हो जाएगा, c में तुम लोग किया है तो c में कर लो, c का फॉर्मूला होता है रूट हाइपरबोला में a² + b²। हाइपरबोला थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, x² / 1 कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, और माइनस y² और इसको नीचे लोगे ना तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1। अब इसमें डाल दो,
इसमें डालोगे तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1/4, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4 आ जाएगा, जो कि बाहर निकल सकता है। 5 तो रह जाएगा अंदर, ये बाहर निकल जाएगा। अपने को 2a ही चाहिए, 2c चाहिए, तो 2 इंटू रूट 5/2 कर लो, 2 से 2 चला जाएगा, रूट 5 आंसर हो जाएगा। आगे देखो, p दे दिया है, q दे दिया है, ये दे दिया है, ab दे दिया है, ये दे दिया है। अच्छा, ये दिया है तो इसका कुछ कहीं ना कहीं उपयोग होगा, तभी तो दिया है। डॉट दिया है, डॉट दे दिया है, मतलब आपको क्या दे दिया है, a b cos थीटा इक्वल टू 2 दे दिया है। यहाँ डालो 2 इंटू 2 cos थीटा डालो बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, मतलब cos थीटा आपका आ रहा है 1/2। थीटा कितना आ रहा है 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। थीटा आ गया। अब देखो जो पूछा है उसमें चलते हैं। p क्रॉस q, मान लो a माइनस बी का क्रॉस, और इसका क्रॉस है, लेना है आपको a प्लस बी के साथ में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई कर लो, a क्रॉस a आएगा, और प्लस a क्रॉस b आएगा, और प्लस माइनस b क्रॉस a आएगा, और माइनस b का मैग्नीट्यूड है b क्रॉस b आएगा, ठीक है। अब देख, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर यहाँ a है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर 0 होता है, ये दोनों भाई 0 हो जाएंगे। और इसको ना उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो a क्रॉस b, और इसको उल्टा करोगे तो साइन बदल जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये भी फॉर्मूला होता है 2ab और साइन थीटा होता है। तो डाल दो वैल्यू, 2a कितना है 2 है, b भी 2 है, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। एक से एक 2 मर गया, 4√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। और ठीक है, ये दोनों को चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। डॉट प्रोडक्ट चेक करो, डॉट प्रोडक्ट चेक करोगे तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ से -5, और यहाँ से -3, ये तो 0 बन रहा है। इसके साथ चेक करो जरा, तो अगर एक्चुअल निकालना है ना तो फिर क्रॉस ले लेना। मान लो एक वेक्टर ये है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर चाहिए ना, कंसेप्ट भी बता देता हूँ थोड़ा सा, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पीड में जाना चाहता हूँ। मान लो आपका ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, और जो ये दोनों का क्रॉस होगा वो a क्रॉस बी होता है। ये इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर रहता है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर रहता है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर हो जाएगा a क्रॉस बी। तो मान लो कि a क्रॉस बी आपको यहाँ निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा यार, कंसेप्ट में जाना नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो इसके साथ में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, डॉट 0 आया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, और 4 + 5 और -9, 4 और 5 9 में से 9 गया 0, ये तो आ रहा है, ठीक है। दूसरे का चेक करो, दोनों का चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही चेक करो हो जाएगा काम। और ये तो यही है, इसी का माइनस का साइन चेंज कर दिया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। साइन से कोई मतलब नहीं रहता इतना। साइन सबका चेंज हुआ है, साइन सबका चेंज होगा तो कोई मतलब नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। बस इसका ये और इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दिया, इधर 4 का 8 कर दिया, 5 का 10 कर दिया, ये भी हो जाएगा। दिख ही रहा है, इसे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तीनों क्या पूछा, क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना, ऑल 3, तीनों के तीनों सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बोला, अच्छा तीनों के तीनों करेक्ट है। यहाँ आ जाओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में ये मान लो आपका ए है और ये वेक्टर बी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम समझ गया रहेगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, आई जे के, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2 आ जाएगा, बस निकाल लो। कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, और इधर 6 में से 2 गया 4 आएगा, और इधर 1 में से 4 गया -3 आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, 1 16 9, 16 9 25 1 26, √26 आ रहा है भाई। Position vector of the vertices ABCD of the quadrilaterals are given by these respectively. What is the angle between the diagonal AC and BD? तो इसमें कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा, कलर बहुत देर से चल रहा है, ब्लैक, रेड ले लो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है।
क्या बोल रहा है कि AC और BD के बीच का एंगल बताओ। पहले तो AC का DRS निकाल लो। DRS ऑफ AC कौन है, ये इधर है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर का DRS निकाल लो। तो 3 - 2 करते हैं, I आएगा। IJK में नहीं लिखेगा, ऐसा लिख दो। 3 - 2 गया 1, 4 - 3, 4 + 3 हो जाएगा 7, और -2 - 2 -4 हो जाएगा। ये तो आ गया AC का, ठीक है, AC का आ गया। और वैसे BD का निकाल लो, BD का। तो 4 में से 6 गया 2, और एक ही ऑर्डर में लो सबको, मतलब यहाँ से माइनस कर रहे हो तो ये इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, हर एक के लिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। नहीं तो मैं इसको पहले लेता हूँ, ठीक है। चलो, 4 में से 6 गया -2, 4 में से 6 गया -2, -4 + 2 -2, और -3 - 1 -4 हो गया, ठीक है। ये BD हो गया आपका। इसके बीच क्या एंगल निकालना है आपको, डॉट लगा दो, A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B लगा दो। कितना हो जाएगा लगाओगे तो -2 -14 और +16, 7 दूना 14 हो जाएगा, और +4 चौको 16, और नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लो। एक का 1 49 और 16, और दूसरे का 4 + 4 + 16, कितना हो जाएगा भाई। तो ऊपर देख लो पहले, 16 में से 16 गया 0, नीचे कुछ 0 आ रहा है, मतलब cos थीटा 0 आ रहा है। cos थीटा 0 मतलब थीटा 90 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये दे दिया, अच्छा दे दिया है। और फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट इफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस इज दे दिया है, ठीक है। तो मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है। मोमेंट का फॉर्मूला देखोगे तो BA क्रॉस F लगा दो, इसमें BA क्रॉस F लगा दो। पहले तो BA फाइंड करो, BA कितना आएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा, 3 -5 -2 आ जाएगा। और इसका क्रॉस लेना है F के साथ में। F कितना है 2 और माइनस लैम्डा और 5 है, इसका क्रॉस ले लो। अच्छा अच्छा, ये इसका वैल्यू दिया है, मतलब ये वाला वैल्यू से कंपेयर करना है, ठीक है। निकाल लेते हैं IJK, ठीक है। -2 -4 -2, और ये 2 माइनस लैम्डा और 5, और इसको निकालो, फिर कितना आ जाएगा, -20 -2 लैम्डा, -20 -2 लैम्डा। और बस सबको निकालने का भी जरूरत नहीं, पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर कर लो, ये बराबर 16 कर लो। मान लो इसी को है ना, एक निकल गया, उसी को 16 के बराबर करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आंसर। तो नहीं आएगा तो फिर आगे देखेंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, क्योंकि कंपेयर करना है ना। तो कितना आया था ये, -20 और -20, -20 और -2 लैम्डा। दूसरा वाला क्या आ रहा है, क्योंकि दूसरा डिसाइड करेगा ना, देखेंगे नंबर ये सेम माइनस आ रहा है कि नहीं। साइन चेंज होगा तो सबको चेंज करना पड़ेगा साइन, उसके लिए मैं बोला ये। और ये देखो, और ये लोगे पहले उल्टा ले लो, -4 + 20, -4 + 20 हो जाएगा, -4 + 20 16 हो जाएगा, और -4 + 20, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यार, -4 और -4 + 10, -4 + 10 है, 10 - 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 + 2 लैम्डा ले लो, और फिर पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर कर लो। ये देखना जरूरी था, नहीं तो मिस्टेक होता था। और तो 2 लैम्डा हो जाएगा, 16 में से 20 गया, लैम्डा आ जाएगा -2। क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द लिमिट। अच्छा, लिमिट का क्वेश्चन है, व्हाट इज f(x) = g, x टेंड्स टू, देखो आपने को दे दिया है ऐसा, लिमिट x टेंड टू 0 - 0 माइनस का मतलब होता है कि x < 0,
x लेस देन 0 ये वाला केस है, तो आपको ये लेना है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका आंसर बनता है p बाई टू, पी स्क्वायर बाई टू। तो इसका आंसर बन जाएगा 2p स्क्वायर बाई टू, 2p स्क्वायर बाई टू मतलब 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर नहीं चमक रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा देना, एल हॉस्पिटल एक बार लगा देना, एक बार में से नहीं 2 बार लगा देना, एल हॉस्पिटल लगा के निकाल लेना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1 माइनस एक्स टेन टू 0। तो x टेन टू 0 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई 2 बनता है। दूसरा इसमें नहीं दिया है क्या? अच्छा यहाँ पे लिया है। अब प्लस वाला x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब ये लेना है आपको, तो इसका लिमिट लेना है 0 पे, और रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 रूट के बाहर है। रैशनलाइज कर लो, लेकिन यहाँ पर रैशनलाइज वगैरह नहीं करेंगे। आप देख लो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगा देना। 0 डालने पे ऊपर 0 आ रहा है, नीचे रूट 0 और ये 16 का 4 हो जाएगा 4 माइनस 4, 0 बाई 0 फॉर्म में रहा है, एल हॉस्पिटल लगा दो। तो इसका हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई टू रूट 16 प्लस रूट एक्स, और फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव 16 का 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा। तो 0 प्लस तो यही आएगा, ये इससे ये कट जाएगा। अब जो आया उसमें 0 डाल दो, 0 डालोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 16 प्लस 0 डालो, 4 दूना 8 हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन कंसेप्ट जो पढ़ के आया है ना, वो कर ज़्यादा क्वेश्चन किया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। ये यूट्यूब माफिया है ना, यही आएगा यही पढ़ लो, तो ये इसके चक्कर में जो पढ़ा होगा ना, तो यही लोग गया होगा, ज़्यादा नुकसान उसका हुआ रहेगा। तो जब भी देखो, अगर एग्जाम से 1 महीना बच गया है ना, तो 1 महीना बच गया है तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, कंसेप्ट को पकड़ के रखो, क्या कंसेप्ट है, क्या कैसे अप्लाई करना है, PYQ रिवाइज करो। 1 महीने का, जब एग्जाम से 1 महीने पहले किसी का मैथ्स का वीडियो तो मैं बोलूँगा कि मत देखो भाई, ठीक है, क्योंकि ये लोग और ये आपको ये कर देते, कंफ्यूज कर देता है लोग। यही आएगा, बच्चे भी वही सोच के जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन आया है, देखो एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया है। अगर बेसिक आता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया होगा, इस बार तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया होगा मैथ्स का। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत, थोड़ा सा 1-2 कैलकुलेशन वाला मिला, नहीं तो सब छोटे कैलकुलेशन वाला सिंपल था। चलो यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर द फंक्शन व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस। कौन सा पहले करना है यार, 1 2 3 क्वेश्चन है, पैकेज है पूरा 7.5 मार्क्स का। चलो लिमिट वाला, अच्छा इसको पहले देखो, मॉड वाला क्वेश्चन हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन हो, उसको ब्रेक, मॉड वाला क्वेश्चन है ना, तो उसको ओपन करना पड़ता है। तो ये इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस के साथ खुलेगा जब आपका x नेगेटिव है, और ये प्लस के साथ खुलेगा जब आपका ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अब बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1 मतलब -1 से छोटा, मतलब ये वाला केस, ये वाला डाल दो लिमिट के अंदर। लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ ये कलर चल नहीं रहा ढंग से, रेड कलर लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, और यहाँ पे -x² डाल दो, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो, तो -x और -1 के अंदर डालोगे तो -1 आ जाएगा आंसर, -1। और क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कौन सा है यार, ये वाला देखते पहले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -h, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल पूछ रहा है। पहले ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं है, पैराबोला है। अब देखो ग्राफ बनाएगा ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ बनाता हूँ, आप देखो
नेगेटिव में माइनस के साथ खुल रहा है, तो नेगेटिव में डाउनवर्ड पैराबोला खुल रहा है और पॉजिटिव में अपवर्ड पैराबोला है। पॉजिटिव में तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये अपवर्ड पैराबोला है और x लेस देन के लिए माइनस लग गया तो डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ही है। इंक्रीजिंग मतलब चढ़ता हुआ अगर दिख गया ग्राफ तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। अब 0 पे ना ये शार्प कॉर्नर अगर बनता तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा है तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। दो तो निपट गया। तीसरे में देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स एक्सिस ये भी ठीक है। लाइन x इक्वल टू -2, मान लो x इक्वल टू -2, ये ले लेता हूं, ये x इक्वल टू -2 ले लिया। ये मान लो x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये ले लिया। तो इसके बीच का एरिया चाहिए तुमको, ठीक है ना। एरिया निकाल लो, दो पार्ट में निकालो। -2 से, ये माइनस है, सॉरी माइनस भूल गया, -2 से 0 पे जाओ। अच्छा, अब ये दो पार्ट में है तो लेना किसको है यार। तो देखो -2 से 0 लिखा है ना, तो इसका मतलब है तुम्हारा x का वैल्यू 0 से -2 के बीच में है। तो 0 से बड़ा और -2 से छोटा कहाँ पे आएगा भाई इसमें। 0 और -2 के बीच में। तो 0 और -2 मतलब नेगेटिव वाला लेना है, तो यहाँ पे तुम नेगेटिव वाला ले लो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड रहेगा। एरिया निकालना है ना तो मॉड रहता है, तो कुछ इसका भी माइनस प्लस का कुछ भी इशू नहीं है। आप एक डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 से 1 में ग्राफ तो यही है, लेकिन पॉजिटिव होगा, बस इंटीग्रेट कर दो। तो एक्स माइनस तो भूल ही जाओ, मतलब मॉड है तो इसीलिए बोल रहा हूँ। आप नहीं तो आप देखो इसको, आप ये इसका इंटीग्रेशन कर दो, x³/3 आ जाएगा 0 से -2 से 0, और यहाँ पे भी x³/3 आ जाएगा और 0 से 1। पहला 0 डालो तो 0 आ जाएगा और -2 डालो तो +2 डायरेक्ट हो रहा है, -2 की पावर 3/3 आएगा। यहाँ पे 1 डालोगे तो 1/3 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तो -8 आएगा, -8 और बाहर +8 हो जाएगा। 8/3 और 1/3, 9/3 मतलब 3 आंसर, डी ऑप्शन। पैकेज ही दे दिया ये पूरा। लेकिन इसमें ग्राफ अगर बन गया ना, आपका ग्राफ नहीं बना पाए तो फिर तो एक क्वेश्चन तो छूट जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला शायद छूट जाए आपका, ये भी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलस का अच्छा क्वेश्चन दिया है इस बार, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है कैलकुलस का। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। चलो निकालते हैं, एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। पहले तो एफ ऑफ एक्स ही लेना है, 1 - x, और नीचे x की जगह पे x प्लस 1 डाल देना है। तो यहाँ x प्लस 1 डाल दो और नीचे 1 - x प्लस 1 डाल दो, ठीक है। अब ब्रेक ओपन करोगे ना तो कट जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 आएगा, -x आएगा, -x बच जाएगा, -x को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा -x² और 1 - x और x प्लस 1। तो x प्लस इसको 1 + x कर दो, ठीक है, 1 - x और इसको 1 + x लिख दो, a - b a + b, तो ये 1 - x² हो जाएगा। अब देख लो किसको डालने से ऐसा मिल रहा है, तो किसको डालने से मिलेगा आपको, माइनस पहला वाला देखो, x को बदल दो x² से, तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ चिपका दो बाहर, तो ये पहले वाला ऑप्शन तो आ रहा है। दूसरा रूट डालने से तो कुछ काम नहीं होगा, x² डालो, लेकिन अगर x² डालोगे तो माइनस नहीं आएगा, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो कहाँ होगा, x - 1 तो होगा ही नहीं। अब क्या बोल रहा है कि अब ये इतना बड़ा सा दे दिया और x > 0 x ≠ = 1 है, 1 - x, ये तो रूट में है ना, थोड़ा सिंपल कर लो, रूट में है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ले लो,
1, 4, 9, 16 कोई ले लो। 1 तो नहीं ले सकता है, 4 ले लो, x की जगह पे 4 ले लो। तो 1 माइनस 4 एफ ऑफ रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 और रूट 4 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू बस निकाल लो, ये तो -3 है। और एफ ऑफ 2 डाल दो इसमें, तो 2/1 -2 हो जाएगा प्लस 4। अब 3 डालो इसके अंदर, तो 3/1 -3, ऐसा बस कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, -3 और 2/-1 और 4 इंटू 3 और -2, ठीक है। तो ये 6 बन जाएगा। और यहाँ से 2 2 जा 4, -6 से भी बन जाएगा। 6 - 6 0 बन रहा है। आगे देख, पैकेज ए भी। ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा क्लोज नजर देखोगे ना, पहले जितने ऑप्शन, जितने मतलब इसके सब क्वेश्चन से सबको देख लो एक बार, तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। पहला बोल रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब डेरिवेटिव निकालना है 0.5 पे। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा ये है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पे कितना आएगा। अब तीसरा बोल रहा है ना x इक्वल टू साइन थीटा पे डेरिवेटिव क्या होगा। तो यही हिंट है कि ये जो दिख रहा है खतरनाक सा, डरावना सा, इसमें आप साइन x को साइन थीटा डाल दो, x को साइन थीटा डाल दो, ठीक है। तो x को साइन डालोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाल देते हैं, मान लो fx को y ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x को साइन थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बच जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा। और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा, ln कॉस थीटा। देखो, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस थोड़ा सा और सिंपल कर लो, तो थीटा टैन थीटा और प्लस ln कॉस थीटा, ठीक है, ये अपना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव बोल रहा है कि d/dx निकालो। d/dx निकालोगे तो d/dx में ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो इसके लिए तुमको d/d थीटा लेना पड़ेगा। d/d थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ थीटा जो एक्स्ट्रा लिए हो वो यहाँ ऊपर चिपकाना पड़ेगा, जो यहाँ का dx है वो यहाँ चिपका दो। तो जो x है ना, x का डेरिवेटिव पहले निकाल लो, इसका निकाल लोगे, dx/d थीटा निकाल लो। ये जो है ना, इसका dx/d थीटा निकाल लो, dx/d थीटा निकालोगे तो cos थीटा आएगा। तो cos थीटा मतलब इसका उल्टा लेना है, इसका उल्टा मतलब सेक ले लेना। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो यही इसी चीज का डेरिवेटिव तुमको निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है तो फिर कलर चेंज करके देखते हैं क्या आता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। समझ गया रहेगा, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। तो यहाँ डेरिवेटिव निकाल लो, अब थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो। तो थीटा निकालोगे ना, अब ये निकाल रहा है तो इसको हटा दो। तो मान लो कि थीटा निकाला, पहले टैन का निकाला, तो टैन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब इसको बाहर रखा और थीटा का निकाला तो u इंटू भी लगेगा, एक बाहर रहता है दूसरा डेरिवेटिव के अंदर रहता है, और फिर ये बाहर रहेगा ये डेरिवेटिव के अंदर। तो टैन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से देखो कॉस का 1/लॉग का डेरिवेटिव 1/कॉस थीटा, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस टैन, माइनस टैन और ये टैन निकल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा बच जाएगा ना, ये क्या लिया था उधर, इधर dx/d थीटा ऊपर आया था, एक्स्ट्रा जो थीटा लिया है, तो यहाँ थीटा तुमको हटाना पड़ेगा, d थीटा बस डाल दो। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाहर क्या आ रहा है, बाहर मतलब इसका उल्टा सेक, तो एक और सेक थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा और सेक क्यूब थीटा आ जाएगा। अब इसका वैल्यू तुमको निकालना है कहाँ पे, x इक्वल टू 0.5 पे, मतलब x इक्वल टू हाफ पे। तो इसमें x हाफ डाल दो, इसमें x हाफ डालोगे तो साइन इनवर्स हाफ कितना आएगा, साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ थीटा 30 डिग्री डालो, 30 मतलब π/6 डाल दो, π/6 डालोगे तो सेक 30 कितना होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, सेक 30 तुम्हारा 2/√3 हो जाएगा,
2/√3 का क्यूब कितना आ जाएगा, π/6, और ये 2 2 8 हो जाएगा, और नीचे 3√3 हो जाएगा। आप 3 को हटाना है तो रैशनलाइज कर लो, तो ये 3 और ये 4, और इसमें √3/√3 कर लो, √3/√3 करोगे तो ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना दिख रहा है, 4π√3, 4π√3, और नीचे 3 3 के 9, और ये दोनों मिलके एक 3 देगा, 3 3 के 9, 3 के 27, 4π√3/27 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। देखो अब बस, अब जो आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, और बहुत बड़ा सम हो जाएगा यार। और देखो याद रखो क्या आया है, इसका सेकेंड ऑर्डर लेना है 0 पे, थीटा सेक क्यू थीटा, थीटा सेक क्यू थीटा आया है, इसका सेकेंड ऑर्डर लेना है। तो d/dx करोगे तो x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, वही अपना फिर से आपको थीटा डालना पड़ेगा, थीटा क्यूब, और यहाँ डी थीटा जो यहाँ एक्स्ट्रा डाले हो यहाँ ऊपर डाल दो, और जो यहाँ का x है dx है ना यहाँ ले लो। अगेन अंदर बाहर वाला थीटा बाहर, और 3, और एक सेक क्यूब का डेरिवेटिव, तो 3 बाहर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा, और सेक क्यूब बाहर लिया तो सेक क्यूब बाहर लेगा तो इधर से थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और ये पूरे में आपको ये लेना है, सेक थीटा लेना है, ये सेक थीटा लेना है, ये हमने देखा था अभी पहले। ये dx/d थीटा सेक थीटा है, तो d थीटा/dx हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो थीटा डाल दो, क्या बोल रहा है, थीटा कहाँ पे निकालना, कहाँ पे है, 0 पे, 0 डाल दो थीटा की जगह पे, थीटा डालो 0, थीटा 0 डालो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये थीटा 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 0। अब बच जाएगा क्या, सेक 0 बचेगा, मतलब एक ही टर्म बचेगा, सेक की पावर 4 थीटा बचेगा, इसमें 0 डालो, सेक की पावर 4 0, सेक 0 कितना हो जाएगा 1, 1 की पावर 4, आंसर 1, 1 दिया है क्या, आंसर 1 दे दिया है। और ये क्या पूछ रहा है, साइन थीटा डालोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन थीटा डालोगे तो ये एक के साथ एक फ्री वाला इसमें भी दे दिया है, ऑफर दे दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट अगर आप करने जाओगे इसको डिफरेंशिएट ना, तो फिर आसान नहीं है कंपटीशन एग्जाम में इसको करना, बहुत टाइम ज़्यादा ले लेगा। और इसमें क्या लगाओगे, क्या u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाओगे, यू प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाना पड़ेगा, और लगाते लगाते, और ये प्लस ये भी है, ये भी इसको भी छोड़ना नहीं, ये भी लेना है। लेकिन देखो 3 क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ पे तुमको हिंट भी दे दिया है कि लो भाई हिंट ले लो, नहीं तो तुम मर जाओगे ऐसा क्वेश्चन करने बैठे तो। अगर हिंट की सहायता से जाओगे और बहुत अच्छा इस प्रैक्टिस है, स्पीड अच्छा है, तो फिर इसको हाथ लगा सकते हो। अगर स्पीड अच्छा नहीं है और प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को दूर से देख के निकल जाओ। एक फंक्शन दे दिया है, बोला है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब कि इनपुट, एक्स का वैल्यू क्या 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 डाल सकते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक डाल सकते हो, ये पूरा रियल नंबर डाल सकते हो, या 0 से लेके इन्फिनिटी तक डाल सकते हो। इनपुट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, रूट का वैल्यू, जो रूट होता है ना, ये रूट या 0 से बड़ा होता है, रूट का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इसके अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये बाहर स्क्वायर बैठा है, 0 या 0 से बड़ा ही वैल्यू आंसर देगा, तो ये कोई टेंशन नहीं है इसका। ठीक है, पूरा रियल नंबर इसके अंदर आ सकता है। स्क्वायर नहीं होता ना तब सोचना पड़ता, स्क्वायर दे दिया है तो आप कुछ भी डालो, 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 1 को छोड़ के आप -2 -100 कुछ भी डाल दो, 0 से बड़ा ही आ जाएगा, तो पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। ये स्क्वायर दे दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फंक्शन हैज अ मिनिमम एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नो एक्सट्रीम। ये दोनों का तो मतलब एक ही हुआ यार। इसके लिए डेरिवेटिव तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की -1 और 2 पावर 3 कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो
डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस पावर आगे, और पावर जो भी है उसमें -1 लग जाएगा, डिफरेंशिएशन का रूल जानते ही हो, और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही आ जाएगा, छोड़ दो। तो -2/3, अरे यार, x -1 और 2/3 -1, तो 2/3 -1 -1/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 x -1 की पावर 1/3। अब क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो इसको 0 कर दो, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तुमको, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो 0 के इक्वेट कर दो। 0 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव के पास में कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आएगा। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होता है कि जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाए और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो अगर 1 देखो, 1 डालने पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 डालने पे डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 1 डालने पे अगर डेनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 1। अब 1 पे देख लो तो बेबी करो मेथड लगा देते हैं, 1 से बड़ा वैल्यू डालने पे देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, और 1 के पीछे देखते हैं क्या आता है। 1 से बड़ा वैल्यू डाल दो, 2 डाल दो, 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव, अब बाहर बैठा है नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। और 1 से छोटा वैल्यू डाल दो, 0 डाल दो, 0 डालोगे तो यहाँ नेगेटिव, -1 का क्यूब रूट -1 दे देगा, माइनस माइनस प्लस दे देगा। तो साइड बदल रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे। अरे दादा, ट्रायंगल नहीं बनाना है यार, हाँ ठीक है ये चल जाएगा। और ये छत बनाना है, तो ये इंक्रीज हो रहा है फिर 1 के बाद डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम दे रहा है 1 पे, ठीक है ना। 1 तक तो जा रहा है, फिर 1 के बाद फिर नीचे आ जा रहा है। तो 1 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया तुम्हारा, 1 मैक्सिमम होगा। अगर मान लो पहले माइनस मिलता बाद में प्लस मिलता तो ग्राफ मान लो अगर ऐसा मिलता, ये 1 होता और ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले डिक्रीज होता फिर इंक्रीज होता। तो यहाँ पे मिनिमम मिलता, मिनिमम 1 दे, मिनिमम 1 पे आता और मिनिमम एट 1 होता, ठीक है। और लेकिन अगर ये केस हो जाता तब कि दोनों प्लस आ जाता या दोनों माइनस आ जाता तब, तो उस वो केस में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता, उस केस में ये वाला केस होता, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम या नो एक्सट्रीमम, वो वाला केस में होता। लेकिन ये तो नहीं हो पाया, मतलब ये ऐसा नहीं आया, पहले प्लस आया फिर माइनस आया, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम एट 1। अब मैंने टिक कर दिया मिनिमम पे यार, मैक्सिमम एट 1। अब क्या दे दिया, कंसीडर द फंक्शन दे दिया, पीस वाइज फंक्शन दे दिया 2 पीस में, और डेरिवेटिव निकालना है यहाँ कंटिन्यूअस। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक हो रहा है 0 पे, तो 0 पे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव कर दो, RHS राइट हैंड डेरिवेटिव, डायरेक्ट हैंड लिमिट लगाना है यार, डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले लो, कहाँ पे 0 पे ले लो, 0 पे लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में डाल दो 0, 4 × 5 की पावर 0, और राइट हैंड में 0 डालो, 8k + 0 डाल दो, तो ये 4 और 5 की पावर 0 1 आ गया, ये 8k आ गया, तो 8k बराबर 4 है, तो k बराबर 1/2 आ गया, 1/2 आंसर दिया है। अब बोल रहा है कि कंटिन्यूअस तो है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, और उसका वैल्यू -1 पे निकालो। -1 पे निकालने से पहले तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव कर दो, और फिर उसमें माइनस क्या करना, -1 डाल देना। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 4 तो कांस्टेंट है बेचारा साइड में रहेगा, और 5x का डेरिवेटिव होता है 5x log 5 होता है। और राइट साइड का डेरिवेटिव देखो 8k पूरा कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू आ चुका है, अच्छा ये वाला नहीं है, डिफरेंशिएबल दिया नहीं है। अब अपने को वैल्यू निकालना है भाई, अब निकालना, देखो डेरिवेटिव में, देखो डेरिवेटिव में एक चीज ध्यान रखो, अब डेरिवेटिव तुमको निकालना है -1 पे निकालना है, तो देख लिया करो ना -1 कहाँ पे होगा, वो वाला केस ले लिया करो। -1 वाला कौन सा केस है, ये नेगेटिव वाला केस ये है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है तुमको, दोनों का डेरिवेटिव नहीं लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 4 × 5 की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 की पावर x और log 5 हो जाएगा, जिस पॉइंट पे है ना उसी का डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये ले लो, इसमें -1 डालो, 4 × 5 की पावर -1
और log 5, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5 log 5 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज u प्लस v? अच्छा, दोनों को प्लस किया तो ये डेरिवेटिव के इक्वल आएगा। पहले इसमें डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, uv का डेरिवेटिव। तो तुमने ऐसा पढ़ा ही होगा शायद, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा पढ़ा होगा तुम लोग। e⁻ax और प्लस साइन bx dx वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये क्या होता है, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साइन bx माइनस कॉस bx जो भी होता है ये होता है। और जिसमें कॉस वाले में क्या होता है, कॉस वाले में साइन, इसमें भी होता है e⁻ax, ये वाला तो सेम रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दोनों सेम ही लिख दिया क्या यार, कॉस bx वाला, तो कॉस bx और प्लस साइन bx होता है। ठीक है, ये होता है। तो अगर ये याद है तो फिर निकालना नहीं है, नहीं तो अगर नहीं याद है तो फिर u इंटू भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और नहीं याद है तो तुमको ये लगाना पड़ेगा u इंटू भी का डेरिवेटिव। तो u इंटू डेरिवेटिव, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और माइनस इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स ऑफ u और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और dx, ये लगाना पड़ेगा तुमको। ये भी लगा सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट फंक्शन तो नहीं है। तो जैसा तुमको जो याद हो उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब चलो सब पे आते हैं। अब चलो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। u का वैल्यू क्या आएगा, अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या, u प्लस v किसके इक्वल होगा, और u का डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव देखो, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लगाओगे ना तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e⁻x cos x हो जाएगा। डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन लगाओगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा e⁻x साइन x हो जाएगा। और u प्लस v बोला है, u प्लस v बोला है तुमको निकालने के लिए। e⁻x तो कॉमन है और cos x प्लस साइन x हो जाएगा dx। इसका आंसर आ जाएगा e⁻x साइन x। कैसे आया सर, बताओ हमको। तो तुमने एक पढ़ाई होगा, देखो e⁻x है और एक फंक्शन है और प्लस में उसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, और इसका आंसर हो जाता है e⁻x f ऑफ x प्लस c हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा। तो मान लो साइन का डेरिवेटिव बैठा है cos, तो आंसर हो जाएगा e⁻x साइन x हो जाएगा, है ना, इसके हिसाब से। अब देख लो किसके इक्वल है, तो ये ना तुम्हारा ये dv बाई डी एक्स के इक्वल है, d के इक्वल है। ठीक है, अगला सब देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि du बाई डी एक्स तुम्हारा v के इक्वल है, डेरिवेटिव v के इक्वल है, माइनस v के इक्वल है। यहाँ आ जाओ, तो डेरिवेटिव पूछ रहा है यार, du बाई डी एक्स माइनस v के इक्वल है। तो du बाई डी एक्स, अच्छा इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इसका निकालोगे ना तो e⁻x अपॉन 2 आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x आ जाएगा। ठीक है, इसका निकालोगे ना तो e⁻x अपॉन 2 आ जाएगा और cos x प्लस साइन x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन हट जाएगा, और ये किसके इक्वल है, माइनस v के इक्वल है, माइनस v के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल कहाँ आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। Which of the following are correct, कोई भी करेक्ट नहीं है। अच्छा, लेट द फंक्शन f of x इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to 5। क्या क्या पूछा है इसमें, डेरिवेटिव निकालना है तुमको, डेरिवेटिव निकालना है ना 3.5 पे। तो 3.5 पे ओपन करके देखो क्या आएगा। fx को मैंने y मान लिया, 3.5 माइनस 3 करोगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और 3.5 इधर डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के साथ खुलेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। थोड़ा सा और खोल देता हूं मैं इसको,
माइनस और प्लस 4 हो जाएगा, x x कट गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, तो y कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, इसका आंसर तो 0 हो गया। यहाँ आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 3, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 4, तो यहाँ 0 कर दो, और जो पॉइंट आएगा ना उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसको 0 कर दो, और जो पॉइंट आएगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारा दुनिया पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इसको 0 पे इक्वेट करोगे तो 3 आएगा, तो x इक्वल टू 3 आएगा, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इसको 0 करोगे, 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 4 आएगा, तो x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू 4 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, और करेक्ट कौन है? करेक्ट कोई भी नहीं है। नहीं तो इसका बोर्ड शेप ग्राफ होता है, ग्राफ नहीं भी आता है तो काम चल जाएगा। 3 पे मतलब इसमें 3 डालोगे तो 1 आएगा, 1 2 3, 3 डालोगे तो 1 आएगा, और इसमें 4 डालोगे तो भी 1 आएगा, 4 डालोगे ना तो भी 1 आएगा। तो इसका बोर्ड शेप ग्राफ होता है। तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन जाएगा, 3 पे शार्प कॉर्नर बन जाएगा, 4 पे शार्प कॉर्नर बन जाएगा, और शार्प कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन, तो ये नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। अब देखो, पहला एफ ऑफ 0 निकालो, फिर वो जो आएगा उसकी इसके अंदर डालना है, फिर जो आएगा ये उसके अंदर डालना है, पीछे डालते जाना है। अब यहाँ से ऑब्जर्व कर लो ना, x की जगह पे 0 डालोगे तो 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, और 10 की पावर माइनस 0 डालोगे तो 1/1, 1/1 मतलब 1, तो न्यूमरेटर 0 बन गया और डिनोमिनेटर नॉन 0 बन गया, तो फिर आंसर तो 0 ही बन जाएगा ना, तो 0 बन जाएगा। अब 0 के अंदर फिर इसके अंदर 0 डालो, इसके अंदर 0 0 0 0 डालते जाओ। अब ये 10,000 एफ दिया रहता ना, तभी भी 0 डालते जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अगला सब देखो, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इनवर्स निकालना है ना, इनवर्स निकालना है तो वही x को y करना है। थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में लिख देता हूं, y बराबर 10 की पावर x माइनस 1 की पावर 10x अपॉन 10 की पावर x प्लस 1 की पावर ये। पहले सिंप्लीफाई करो, जब भी डिफरेंशिएशन निकालना है ना, पहले सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, साथ में लिख देता हूं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के चक्कर में नहीं पड़ने का, अगर पहले सोच लेने का कि डिफरेंस सिंपल बन जाएगा क्या। देखो अब सिंपल बन गया, और सिंपल और बनाना है तो तुम इसको क्या करो, इसको ले लो t, 10 की पावर 2x को ले लो t। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, तो y इक्वल टू क्या आ गया भाई? t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yt प्लस y आ गया, और इधर से t माइनस 1 आ गया। अब चाहिए क्या आपने को? t चाहिए, t इक्वल टू चाहिए, t वाले एक साइड ले लो, t वाले को राइट भेजो, तो t माइनस वाई टी, यहाँ से 1 प्लस वाई, ठीक है, ये 1 प्लस वाई में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, t कॉमन लिया तो t का वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और t क्या है तुम्हारा? t है तुम्हारा 10 की पावर 2x, यहां लिख देता हूं, तो 10 की पावर 2x का वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसमें क्या करो ना, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लोगे तो 2x आगे आ जाएगा, लॉग 10, और बेस भी मान लो 10 ही है, बेस भी 10 ही मान लो, तो ये तो लॉग चला जाएगा, इधर वाला लॉग बच जाएगा 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, और ये 2 हटाओ और नीचे डाल दो, तो 1/2 और प्लस और नीचे माइनस बराबर, ये आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा। व्हाट इज द डिग्री? तो डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसका पावर, तो पावर जब भी ऐसा फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो, तो पहले उसको सिंपल बना लो। तो क्या कर लो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, नीचे जितना पावर है ना उतने पावर से मल्टीप्लाई कर दो, उतने पावर से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो ये निकल जाएगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देख लो, डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, और यहाँ पे और डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका जो पावर होगा वही डिग्री होगा, तो डिग्री आ गया 3। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी दे दिया है कि थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे डिफिकल्ट
ज्यादा लेंदी दिया है तो कहीं पे सिंपल भी दे दिया है कि बिना पेन उठाए भी काम हो जाएगा। ये देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, n से लेके n+1। और देखो ये देखो आप ऐसा किया होगा क्वेश्चन, x क्या होता है, x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट होता है। मान लो इसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ठीक है। इसमें से दोनों में से n माइनस कर दो, इधर भी n माइनस कर दो, इधर भी n माइनस कर सकते हो, तो 0 हो जाएगा। n माइनस करोगे तो यहाँ n माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। और 0 और 1 के बीच में ना, 0 और 1 के बीच में ये क्या लिख दिया, 0 कहाँ लिख दिया रे, 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही होता है। तो 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x बन जाएगा। मतलब इसका देखा होगा, ऐसे ग्राफ देखा होगा, इसे आधी आया है, पेड़ झुक गया है, गिरने वाला है। तो यहाँ पे जब 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में यहाँ y इक्वल टू एक्स रहता है, y इक्वल टू एक्स रहता है। यहाँ पे x-1 हो जाता है, यहाँ पे x-2, यहाँ पे बनाओगे तो x+1 हो जाएगा ऐसे। तो 0 और 1 के बीच में ना y को x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तुम्हारा x के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x² 2, इसमें 0 से 1 लगा दो, 1/2 आंसर हो गया खटाक। और नहीं ऐसे जम रहा है तो n को कुछ ले लो, क्या बोला कि n नेचुरल नंबर है ना, तो n को 1 2 3 जो मर्जी आए ले लो, लेकिन ब्रेक करना पड़ेगा तुमको। अगर मान लो कि कंसेक्यूटिव नहीं है, ये तो कंसेक्यूटिव है, जैसे 1 से 2 ही आ रहा है, तो ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेकिन ये तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 से 2 के बीच में 1 आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x-1 का स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 0 से 1, ठीक है। इसमें 1 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे तो 0 आएगा, 0 डालोगे तो -0 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इससे भी आंसर आ रहा है। तो चाहिए तो आप ये वैल्यू डाल के कर लो, अगर ये सब कंसेप्ट नहीं पता है तो n=1 n=2 डाल के कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y सॉल्यूशन है इसका, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है, और इसका सॉल्यूशन ये, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो दिया क्या है, y इक्वल टू एक्स इंटू e⁻²x दे दिया है। चलो थोड़ा ब्लैक कलर लेते हैं, बहुत टाइम से लिया नहीं है। तो इसमें लगेगा ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। एक को बाहर रखो, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो एक को बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, और प्लस ये सब तो आता ही होगा, लिखने का जरूरत नहीं है ऐसा। कितना हो जाएगा, x e⁻²x इंटू 2 हो जाएगा, e⁻²x और इंटू 1 हो जाएगा। e⁻²x कॉमन ले लो, e⁻²x कॉमन लेगा तो 2x + 1 आ जाएगा। और इसमें से x कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे y बाहर चाहिए ना, y क्या है, x e है, तो यहाँ से x बाहर निकालो, x बाहर निकालोगे तो तो 2 बचेगा, यहाँ से x निकालोगे तो 1/x हो जाएगा। और ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा y है, तो y2 + 1/x बन रहा है, सही बात है। दूसरा तुमको दे दिया है y इक्वल टू x ln x और प्लस cx। मॉड x मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकालो, x 1/x प्लस ln x इंटू 1 और cx का डेरिवेटिव c, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 + ln x प्लस c आ जाएगा। अब ये तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको मान लो इक्वेशन 1, और फिर RHS को सिंप्लीफाई करो, x + y/x को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, अलग फॉर्म में लिख दिया रहता है। चलो x + y कितना है तुम्हारा, x ln x प्लस cx है, और नीचे डिवाइड बाई x है, सबको x उड़ा दो, x सब में से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 + log x प्लस c बचेगा, यही तो आ रहा है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी सही है, तो 1 एंड 2 बोथ सही है, करेक्ट पूरा है ना, करेक्ट, दोनों करेक्ट है। अगला, k इज आर्बिट्री कांस्टेंट, देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्या दे दिया यार।
चलो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो यार। x प्लस वाई को ले लो आप, v ले लो, तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। अब इसको रिप्लेस कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स को ना, अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, डिवाइड में ले लो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ले लो, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, थोड़ा सा कलर रेडी लेने दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को जगह पे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 और के स्क्वायर, इसको क्या लिया है, v का स्क्वायर लिया है, ठीक है। 1 को इधर ले लो, पहले 1 को इधर लेके आओ, के स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर एलसीएम लोगे, ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल कर दो, v वाले को v के साथ में, x वाले को x के साथ में, सब v वाला है तो v वाले के पास जाने दो, तो v ऊपर आ गया और नीचे वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी वी आ गया, और इधर से कुछ नहीं बचा, तो इधर से आपका डी एक्स का लिया जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें ये बना लो, प्लस के कर लो और माइनस के स्क्वायर कर लो, और से स्प्लिट भी कर दो, स्प्लिट भी साथ में कर दो, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा, x प्लस सी, यहाँ से क्या आएगा, तो ये तो 1 हो गया, 1 का, और dv है ना, dv है तो v बनेगा, dv दोनों में है तो v बनेगा, और यहाँ से के स्क्वायर तो बाहर कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए क्या है तुम्हारा k है, और tan इनवर्स v बाई एक्स बाई ए मतलब v बाई k बनेगा, और यहाँ से x प्लस सी बनेगा। v क्या है तुम्हारा, v तुम्हारा x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई माइनस के, एक के तो निकल जाएगा के, और tan इनवर्स, और ये भी x प्लस वाई अपॉन के बराबर x प्लस सी, प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर है क्या? अच्छा, आंसर में tan इनवर्स नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड में, tan इनवर्स को उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ जाते फिर, तो y को उधर ले लो, y को उधर लोगे, y को इधर ही रहने दो, tan माइनस में है ना, इसको उधर भेजो, और y को फिक्स रखो इधर ही, y माइनस सी हो जाएगा, और डिवाइड बाई के भी हो जाएगा अगला स्टेप में, और tan इनवर्स x प्लस वाई बाई के हो जाएगा। tan को दोनों साइड अप्लाई कर दो, तो tan y माइनस सी बाई के होगा, और यहाँ से x प्लस वाई बाई के हो जाएगा। के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, के इधर आ जाएगा, के हटाओ यहाँ ले लो, तो x प्लस वाई बराबर के tan y माइनस सी बाई के, ये आंसर है। लेंदी था यार। अब ये देख लो, इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो, 10 की पावर x का, और ये 1/10 की पावर x और dx। अब एलसीएम लेके और नीचे वाले को ऊपर कर दो, तो 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर x का स्क्वायर और प्लस 1 dx। यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दो, पुट कर लो, 10 की पावर x को t ले लो, तो 10 की पावर x और log 10 बराबर dt हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा है, 10 की पावर x नहीं, log 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 की पावर x dx बराबर dt बाई log 10, ये हो जाएगा। रिप्लेसमेंट करो, ये पूरा आपका रिप्लेस हो जाएगा dt बाई log 10 के साथ में, और नीचे क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो इसको बाहर ले लो, इसको बाहर लोगे तो 1 बाई log 10 बाहर आ जाएगा, और 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt आ जाएगा। ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो 1 बाई log दिख गया ना, तो वो आंसर टिक कर दो, लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा लिखना नहीं है, पूरा लिखने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। और t क्या है, 10 की पावर x है, तो 1 बाई log 10 tan इनवर्स 10 की पावर x, और इसमें क्या दिया है, इसमें और नीचे कहीं नहीं है, नीचे खाली इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला सम देखो,
अगला ओरल आंसर है, कुछ बिना लिखे तुम लोग कर दोगे। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इट टू बी बेंट into rectangle, which of the following rectangle of largest area is a square। तो अगर रेक्टेंगल का लार्जेस्ट एरिया कब मिलता है, जब स्क्वायर होता है तभी मिलता है, तो ये सही बोल रहा है। और अगर ये स्क्वायर है तो इसको 4 भागों में बांटो, 20 को 4 भागों में बांट दो, 5 5 5 5, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 एरिया होना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 27, नहीं ये तो गलत है। तो सेलेक्ट द आंसर 1 ओनली, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं किया है तो एग्जाम में इतना जल्दी क्लिक नहीं होगा कि करना क्या है। I1 निकालोगे, पूरा निकालना, और ये I2 का वैल्यू निकालना, और फिर देखना जीरो किसका आ रहा है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा यही था कि सब्स्टिट्यूशन लगा के देख लो। I1 को देखते हैं। I1 में क्या करो ना, पुट कर लो log x को t ले लो, तो x कितना हो जाएगा, e रेस टू टी हो जाएगा, dx कितना हो जाएगा, e रेस टू टी dt हो जाएगा। बस रिप्लेसमेंट कर लो I1। और जब e डालोगे, x को e डालोगे, तो t आपको log e 1 हो जाएगा, और x को जब e स्क्वायर डालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log e हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा। तो ये 0 से 1 हो गया, और dx का वैल्यू e रेस टू टी और dt आ गया, और नीचे t लिया था। अब देखो ये और ये दोनों सेम, ये 1 से लेके 2 है, ये 1 से लेके 2 है, तो ये और ये दोनों सेम है। I1 बराबर I2 आ गया, I1 और I2 सेम है, ठीक है ना। जब ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन हो ना तो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं रहता है। ई रेस टू, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये आपको वैसा भी बना सकते हो, ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो लिमिट वाले क्वेश्चन में वेरिएबल का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। अगर टी में दिया है तो टी में आप टी को किसी और वेरिएबल में चेंज कर सकते हो, उससे कोई नहीं। I1 बराबर I2 दिख रहा है, मतलब माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। What is the area of the region bounded by x mod x less than or equal to 2k mod y less than or equal to k where k is a positive real number। ठीक है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1 ले लो। mod x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -2 से लेके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे mod y लेस देन और इक्वल टू 1 तो -y हो जाएगा -1 से लेके 1। बनाओ इसको थोड़ा सा ग्राफ, तो -2 से 2 1 2 1 2 1 1। x क्या है, -2 से 2 है, -2 और +2, और y क्या है 1 से ले -1 और 1, -1 और 1 वाला बना लो। ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया क्या पूछा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है भाई, व्हाट इज द एरिया, एरिया पूछा है, लेंथ कितना है। तो मान लो कि ये -2 है, -2 से 0 आने में 2 यूनिट हो गया, और 0 से 2 यूनिट जाने में 2 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया, और ये 0 से 1 यूनिट में जाने में 1 और नीचे भी 1, तो ये 2 हो गया। एरिया आ गया आपका 8 यूनिट आ गया। अब इसमें डाल के देख लो कहाँ पे 8 बन रहा है, के का वैल्यू 1 डालने पे कहाँ 8 बन रहा है। अभी डी आया ही नहीं क्या, डी छपा नहीं लगता, डी दिया है 8k², तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सम देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन दिया है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, डेरिवेटिव की बात कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², -1/x² होता है, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x -5, तो 1 ही आ जाएगा। ये आ गया डेरिवेटिव। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसके डेरिवेटिव को 0 करोगे तो डेरिवेटिव के पास में तो कोई स्लोप नहीं है, और लेकिन 5 पे अनडिफाइन हो जाएगा, 5 पे अनडिफाइन हो जाएगा। 5 से छोटे के लिए बोल रहा है, अच्छा डिक्रीजिंग होगा 5 से छोटा, और 5 से 1 से बड़ा होने के लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5 से बड़ा कोई नंबर लो, 5 से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव बैठा है तो माइनस बना देगा। अब 5 से छोटा नंबर लो, 5 से छोटा नंबर लोगे 0 ले लो, 0 लोगे तो -5, 0 लोगे तो भी पॉजिटिव,
5 से छोटा नंबर अगर कोई लोगे, 5 से छोटा नंबर ले लो, 5 से छोटा अगर 0 ले लिया तो 0 पे तो फिर से तुम्हारा माइनस ही आ रहा है, 0 पे तुम्हारा 0 डालेगा तो फिर माइनस आ जाएगा, 0 पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर -4 लोगे ना, मान लो -4 ले लिया, 0 से छोटा नंबर, सॉरी 5 से छोटा नंबर 4 ले लिया, 4 पे क्या होगा, 4 - 5, 5 से बड़ा ले लिया, 5 से बड़ा लिया तो भी नेगेटिव आ रहा है, 5 से छोटा लिया तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। साइन जब चेंज नहीं हो रहा है तो डिक्रीजिंग और माइनस आ जाएगा। 5 से बड़ा नंबर अगर लेता है तो 6 माइनस, मान लो 6 ले लिया, 6 - 5 ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। और 5 से छोटा ले लिया तो, और 5 से छोटा 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर, तो अंदर तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर फिर माइनस आ रहा है, तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा का तो बात ही नहीं है। तो और दूसरा देखते हैं, और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 5 के लिए। नॉट इक्वल टू 5 पे डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव तो नहीं है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा नॉट करेक्ट है, 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है। इसमें मतलब हमेशा डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। एक से बड़ा नंबर ले लो, एक से बड़ा ले लो या एक से छोटा ले लो, एक से बड़ा ले लो या एक से छोटा ले लो, हमेशा निगेटिव वाला। तो डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव है हमेशा ये 5 से छोटा पे और 5 से बड़ा पे हमेशा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, तो ये सही बोल रहा है। दूसरा 5 छोड़ के, अभी हम लोग ने देखा पहला 5 छोड़ के हमेशा डिक्रीजिंग है, तो ये स्लो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कहाँ से आ जाएगा। तो 1 करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। क्या बोल रहा है, 1 एंड 2 करेक्ट, 1 एंड 2 करेक्ट, ये तो नहीं होगा। तीसरा 1 करेक्ट है बट 2 इज नॉट करेक्ट, हाँ ये। और चौथा क्या है, अच्छा हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख लो, 5 छोड़ के कोई भी पॉइंट डालो, 5 से बड़ा डालो या 5 से छोटा डालो, डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। और वही बात ये सेकंड में पूछ रहा है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कहाँ से आ जाएगा। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू 48 एट 4। 4 डालने पे 48 आ रहा है, देख लो भाई, 4 डाल के देखते हैं। 4 का क्यूब प्लस 128 डिवाइड बाई 4, 4 कॉमन ले लो तो 4 का स्क्वायर बचेगा, और 4 का स्क्वायर बचेगा, इसमें से 4 निकाल दो, 4 3 12, 4 दूना 8, और 4 ये 4 काट दो, और 16, 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 48। सही बात है, 4 डालने पे 48 आ रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, एट एक्स इंक्रीजेस थ्रू 4 एफ डैश चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं है। पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, तो डिवाइड कर लो एक्स से, तो एक्स स्क्वायर आएगा, और 128 बाई एक्स आ जाएगा। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो तो इसका आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और इसका -128 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल करोगे तो पहले तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर, और 2 से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 64 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 आ जाएगा। बराबर किया है कि नहीं यार, थोड़ा लिख के ही कर लेता, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 2x इक्वल टू 188 बाई एक्स स्क्वायर, तो दोनों साइड 2 से माइनस कर दो तो 64 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर 64, मतलब एक्स बराबर 8 आ रहा है। सही बात है। अब क्या बोल रहा है कि ना,
4 चौक को 16, चौक को 64। अच्छा क्यूब है ना, क्यूब है तो 4 आएगा, ठीक सही बात है। अब 4 पे देख लो, क्रिटिकल पॉइंट बना लो। क्रिटिकल पॉइंट बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बना लो 4 के आसपास। 4 पे बोल रहा है कि डेरिवेटिव चेंज कर रहा है साइन पॉजिटिव से नेगेटिव 4 के, तो 4 के पीछे देखो, 4 के पीछे मतलब इसमें डाल दो 3 डाल दो, 3 डाल दो, 0 नहीं डालना, 0 डालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 इसमें 4, 3 मत डालो, 2 डाल दो, 2 थोड़ा और सुंदर आंसर देगा। 2 डालोगे तो मान लो 2 डाल दिया तो ये 4 हो गया, और यहाँ 2 डालोगे तो 2 ही रहेगा, 2 से डिवाइड करोगे 64 पॉजिटिव आ रहा है। और मान लो कि और 4 से बड़ा नंबर डालो। अच्छा ये ओरिजिनल ओरिजिनल फंक्शन में नहीं चेक करना है, डेरिवेटिव में डालना ही ना, डेरिवेटिव में डाला ही नहीं, मैं ओरिजिनल फंक्शन में डाल दूँ। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है ना, इसमें 4 से छोटा नंबर डाल दो, 4 से छोटा नंबर 2 डाल दो। ठीक है, 2 डालोगे डेरिवेटिव के अंदर तो देखो डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो 4 हो जाएगा। अब -128 बाई, मैं 2 डाल रहा हूँ तो देखता हूँ कि साइन, ये लिखने का जरूरत नहीं है, 2 डाल के देख रहा हूँ, x इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ, और 2 डाला तो 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 4 3 12, 4 दूना 8, नेगेटिव आ रहा है, तो 2 पे नेगेटिव आ रहा है। और 4 से बड़ा नंबर एक डाल दो, 4 से बड़ा कौन सा डालोगे, 4 से बड़ा ना 6 डाल दो, 4 से बड़ा 5 डालोगे तो कटेगा नहीं, 6 डालो, 4 से बड़ा 6 डालते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 माइनस और 128 बाई 36, 4 नवा 36 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 12 नवा 108 माइनस 32/9। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 108 में से 32 घटा भी दोगे तो 90 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है, एफ डैश चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट वन तो राइट है, तो बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, 1 नॉट करेक्ट, हाँ 1, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब है दिया है, करके चेक करना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, जितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें जगह लगता ज़्यादा लग जाएगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 अपॉन और 1 अपॉन ये आ जाएगा 10c3 प्लस 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10c4, 1 अपॉन 10c5, 1 अपॉन 10c6 और 1 अपॉन 10c7 तक जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा है यार, निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ये और ये 3 और ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, और 4 और 6, 4 और 6 ना दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा काम तो थोड़ा सा कम हो गया। तो ये 2 अपॉन 10c3 लिख दो, और इसको भी 2 अपॉन 10c4 लिख दो, और प्लस 4, और प्लस 1 अपॉन 10c5 लिख दो। अब 10 सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा यार, बहुत ले, ये ऐसे छोड़ देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो या कोई टिक कर दो, हो गया तो राइट राइट, नहीं तो फिर रॉन्ग ही रॉन्ग। इसका वैल्यू निकालो, 10 इंटू 9 गुणे 8 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 3 जा हो गया, और 2 से 2 4 जा 8 हो गया, 4 3 12, 120 आ गया। अब 120 आ गया, अब तुमको 10c4 चाहिए, 10c4 चाहिए ना, तो इसमें क्या करो, इसमें 3 जाएगा और इसमें एक बड़ा नंबर ले लो 4, 4 3 12, इसमें 7 आएगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा ना, 7 बढ़ जाएगा, 4 3 12 और 3 7 21, ये 210 आ जाएगा। और 10c5 चाहिए, अगर तुमको 10c5 चाहिए ना, तो इसमें तुम क्या करो, 6 और बढ़ा दो, और नीचे कितना बढ़ाओगे, 4 लिया था ना तो यहाँ 5 ले लो, 5 चौक को 20, 5 दूनी 10 और 42 गुणे 6, 42 इंटू 6, 6 दूना 12
6 चौको 24 1 25। ठीक, आइए देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना 5 अपॉन, और ये 1/60 आ जाएगा। 120 है तो 2/120, 2/120 1/60 हो जाएगा। और ये 2/210 हो जाएगा, तो 1/105 हो जाएगा। और ये 1/ और 252। इसका मिलन कराना पड़ेगा। अरे संगम कहाँ होगा ये लोग का? संगम के लिए अब थोड़ा चलते हैं, कलम देते हैं दूसरा। तो एलसीएम ले लो, 60 का एलसीएम लो। 60 का एलसीएम लोगे ना तो कितना हो जाएगा यार? 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 मतलब 3 × 5। ठीक, और 105, 105 का देखो, 15 सते 105 होता है, 15 8 120, 15 सते, तो 15 सते मतलब 3 × 5, 15 हो जाएगा, और 15 सते 105 हो जाएगा। और 252, 252 का क्या करो, अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 42 और 6 मल्टीप्लाई किया था, तो 7 6 42 × 6 आया था, 42 × 6 किया था। क्या किया था भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या किया था। 6 दूना 12, 6 चौको 24 1 25, 7, तो ये आया। और इसमें क्या करो, 7 कर दो, और 2 2 आएगा, और 2 3 आएगा, 6 6 36, 3 3 9 चौको 36 बराबर। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 7, एलसीएम क्या आ जाएगा? संगम कहाँ पे हो रहा है लोग का देखो, तो 2 की पावर 4 आ रहा है कि 2 की पावर 2 आ रहा है यार। 15 चौको 60 ना, तो स्क्वायर बनेगा यार। 15 चौको 60, एक बार और चेक कर लेता हूँ, नहीं तो 5 3 15 सते 15 6 90 होता है, 15 सते 105 बराबर है। और ये 9 सते 63, 9 चौको, और 9 चौको 36, 36 × 7 बराबर किया हो कि नहीं, पहले देख लो, नहीं तो 7 6 42, 7 3 21, और 21 4 25, सही बात है। एलसीएम हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तीनों का एलसीएम जो निकलेगा, क्या निकले भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 निकल जाएगा, ये कॉमन है तो ये निकल जाएगा 4, और 3 की पावर 2 है तो 9 निकल जाएगा, और 5 की पावर तो 5 ये है, और 7 की भी पावर नहीं है तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, और 9 सते 63, और इसका डबल करो, 6 दूना 12, 126/10। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, संगम होगा, ये तीनों का संगम हो जाएगा 1260 पे। अब इसको 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे तो 6 दूना 12, ये लोग का संगम हो रहा है 1260 पे, तो 5 को हटाओ भाई पहले। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 60 से डिवाइड करोगे इसको तो 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 1 6 आएगा। और फिर 105 से डिवाइड करो, 105 से डिवाइड करोगे तो 15 से जाएगा क्या, 15 से देख लेते हैं, 15 7 105, और 15 8 120, और 15 चौको 60, और 7 1 7, 7 दूना 14, 12 आ रहा है, प्लस, और कितना आएगा भाई, इतना बड़ा कैलकुलेशन यार। और इसका संगम कराओ, 252 से डिवाइड करो, तो 1260 को 252 से डिवाइड कर दो, तो ये 2.5 के लगभग है, 2 और 3 के बीच में है ना, तो 25 8 120, 8 से देखते हैं, 8 दूना नहीं, 25 चौको 100, 4 से देखते हैं, 5 से करो, 5 दूना 10, 5 5 25, 1 26, 5 दूना 10 2 12, 1260 आ रहा है, सही बात है, 5 से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये संगम हो गया। संगम को ऊपर ले लो,
तो संगम को ऊपर लोगे तो 5 इंटू 1260 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये बराबर आया कि नहीं यार, 5 से 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 1 26 और 1260 बराबर था। और ये लोग का संगम कराया है तो मैं ऐड कर दूँ, 5 2 7 1 8 और 3 आएगा। अब ये 2 से कटेगा लगता है, 19 आ जा रहा है, 2 से इसको काटो, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो रहेगा ही, 5 तिहाई 15 और 5 छके 30 और 31, 9, ये आ रहा है आंसर। ऐसा तुम लोग कभी ईगो पे लेना नहीं एग्जाम में, ऐसा एग्जाम में ईगो पे ले लिया तो बोलो 5-10 मिनट तो इसमें चला गया, ईगो पे ले लिया तो वहाँ इजी इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। कभी ईगो पे लेना नहीं है, एग्जाम में यही है। एग्जाम में देखो तुमको 120 क्वेश्चन दे रहा है ना, 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन नहीं करना है, पहले सिलेक्ट करो 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर बनने वाला क्वेश्चन, भले ही तुमको सब आता है तो क्या होगा, पहले राउंड में क्या करना है, 1 से 2 मिनट में जो बनने वाला क्वेश्चन है ना उसको बनाओ। लालच देगा तुमको, देखो लालच देगा तुमको तो सब आता है, मान लो सब आता है, और तुम जब लालच में फंस जाओगे ना तो फिर वही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए लालच में फंसना नहीं है, आप पहले इजी इजी क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन कर डालो, और 10-15 क्वेश्चन जो सेकेंड राउंड में है लग रहा है कि 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो सेकेंडों में बन जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आ तो सब रहा है, लेकिन चॉइस अगर गलत आप मान लो ऐसे क्वेश्चन ले लिया और करने बैठ गए, ईगो पे ले लिया, तो एक ही क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाएगा और कितना मार्क्स आएगा आप समझ ही गया होगा। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है एग्जाम में, और लेंथी क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है फर्स्ट राउंड में। अगर पहले सारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद सेकेंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हो, इससे इजी अगर कोई नहीं आ रहा है तो इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी का इस पर बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है और प्रोबेबिलिटी सिंपल दे दिया था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं दिया था, सिंपल सिंपल एकदम दे दिया था। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सैंपल सर्वे ऑफ विलेज, प्रोबेबिलिटी दैट अ फार्मर इज इन डेट इज 0.6 दे दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली सिलेक्टेड फार्मर आर ऑल इन डेट। अच्छा 3 लेना है तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6 और इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। बताओ, कुछ नहीं करना था। तो जो तुम्हारा उधर टाइम लग रहा है ना, इधर टाइम बचाया है तुम्हारा। प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली ओन्स ए लैपटॉप, लैपटॉप वाले कितने हैं भाई, 0.68 है। और इट इज ऑल्सो नॉन दैट डेस्कटॉप वाले 56 है। और दोनों वाले कितना है, तो दोनों वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों वाले हैं 48। और क्या बोल रहे थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड फैमिली ओन्स अ लैपटॉप और डेस्क, ए और बी, ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप यूनियन डेस्कटॉप हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप वाले प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप वाले माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों वाले। तो इसमें बस ये कैलकुलेशन था 68 प्लस 56 और माइनस 48 करना था बस। पहले ये माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 60 में से 40 माइनस करोगे 20 आएगा, अब 20 में से ये करोगे तो 0.76 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा अच्छा किया है कि इजी दिया है कि टाइम बच रहा है तुम्हारा, ये टाइम तुम कैलकुलेस और बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब थोड़े बड़े क्वेश्चन में लगा सकते थे। मैथ्स में 60 क्वेश्चन कर लिया ना, बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। 60 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 60 क्वेश्चन गुणे 2.5 तो 6 दूना 12, 150 नंबर हो गया यार। 150 में मान लो 10-15 गलत भी हो जाए, 10-15 नंबर और कम कर लो, तो 100 से 120 नंबर बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स में। इतना ईजी नहीं है ये मैथ्स का एग्ज़ाम निकालना, और जल्दी क्लिक होता नहीं है, ठीक है, समझना भी रहता है। तो चॉइस मेन है, चॉइस फंसना नहीं है। अगर मान लो तुमने ईगो पे ले लिया कोई क्वेश्चन कि हाँ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, करके रहूँगा उधर, तो फिर ऐसा फिर तुम्हारा अच्छे इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। मेन वही रहता है कि आप चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर कंटेन 10 वाइट बॉल, 10 वाइट है, 5 रेड है,
2 balls are drawn at random, then what is the probability that both the balls are red? अच्छा, रेड में से 2 लेना है, 5 में से 2 ले लो और टोटल फिर ये फेवरेबल हो गया, टोटल कितना हो जाए 10 5 15, 15 में से 2 ले लो, बस इसको ओपन कर दो, 5 गुणे 4 और नीचे 15 इंटू 14 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 2 जा और 2 7 जा, तो 2/21 फर्स्ट ऑप्शन। अगला, an uncontained 5 white 6 red and 4 blue balls, 3 balls are drawn at random, what is the probability that white ball, एक white ball, एक red ball और एक blue ball? ठीक है, तो एक रेड लेना है, एक वाइट लेना है और एक रेड लेना है और 4 ब्लू लेना है और टोटल कितना है 6 4 10 5 15, 15 में से 3 ले लो, तो तीनों कलर का एक एक ले लिया और टोटल में से ये फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल में से 3 ले लिया, बस। अब इसको थोड़ा सा सिंपल देखते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, तो 15 गुणे 14 गुणे 13, 13 14 15 और ऊपर हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 3 और 5 15 से चला जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा और 7 तो नहीं जाएगा, नीचे एक 91 बन रहा है और ऊपर 6 चौको 24, 24/91 बन रहा है, ठीक है, देख लेना क्या बन रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा मेरा वीक है। और नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट, नहीं ये तो गलत बोल रहा है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सही बोल रहा है, ईच ट्रायल है जो 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर 2 and 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 2 and 3। A person speaks the truth 4 out of 5 times, ठीक है, तो x दे दिया है 4/5, y दे दिया है और y स्पीक्स द ट्रूथ 5 out of 6 टाइम्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन द स्टेटिंग द फैक्ट, मतलब x सही बोला तो y झूठ बोल दिया, और मतलब प्लस होता है, और x ने सही नहीं बोला y ने सही बोल दिया, ठीक है, x का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 4/5 दिया है, y कॉम्प्लीमेंट 1/6 हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये तो पता ही होगा, 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 4/5 कर लो, 1 माइनस 5/6 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे p ऑफ x कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे 1 माइनस 4/5 लोगे तो 1/5 आएगा और y 5/6 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 6 5 9 और 9/5 गुणे 6 आ रहा है, 3 3 जा 3 2 जा, तो 3/10 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, 2 लाइन से ज़्यादा ही नहीं है कोई क्वेश्चन। और ये सब क्या दे दिया, इवेंट x कैन हैपन विद द प्रोबेबिलिटी p, y है कैन हैपन विद द प्रोबेबिलिटी q, फर्दर x एंड y आर इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंटरसेक्शन को ना अलग अलग लिख सकते हो, इंटरसेक्शन को अलग अलग लिख सकते हो, which of the following statements are correct, probability that the exactly one of one happen, exactly one वाला ऐसा होता है, exactly one वाला exactly one का आंसर आता है ना p + q - 2pq आएगा, तो ये गलत दे दिया है, probability that at least one मतलब होता है यूनियन, at least one का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन में क्या आ जाएगा, p of a + p of b - p of ab, p into q आ जाएगा, तो ये भी गलत दे दिया, मतलब ये उल्टा दे दिया है, अब उल्टा छप गया है कि उल्टा दे दिया है पता नहीं। select the answer using the code given below, neither 1 nor 2। अगला क्वेश्चन, 3 faces of a die are black, 3 ब्लैक है, 3 ब्लैक है, 2 फेस व्हाइट है और 1 फेस रेड है, आगे क्या बोल रहा है, die is tossed 3 times, what is the probability that the colors black white red appears in the first second and third tosses, फर्स्ट में बोल रहा है, फर्स्ट में क्या आना चाहिए रे, प्रोबेबिलिटी कलर्स ब्लैक वाइट रेड, मतलब ब्लैक पहले में आना चाहिए, वाइट सेकंड में आना चाहिए, रेड, अच्छा जो ऑर्डर में दिया है वही ऑर्डर में ड्रॉ भी करना है, तो पहले ऑर्डर में ड्रॉ करने का हो गया 3 और 3
चलो 3/6 ले लो, और इसको 2/6 ले लो, और इसको 1/6 ले लो। तो 3 और 3 6 से तो 6 चला जाएगा, 1/36 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला सम देखो। A fair coin is tossed 4 times. What is the probability that the two heads do not occur consecutively? अच्छा, दो हेड लगातार नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? टू हेड डू नॉट ऑकर कॉन्सिक्यूटिव, दो हेड लगातार नहीं आने चाहिए। तो या तो सारे टी आ जाए, चारों के चारों टी आ जाए, है ना, या 3 टी आए और एक हेड आ जाए, ये वाला केस हो गया। और दो हेड वाला, मान लो कि दो हेड वाला, हेड पहले आए और बाद में टेल टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। और नहीं तो इसमें भी बना सकते हो यार। अब दो हेड बीच में नहीं लेना है ना, तो इसका बनाते हैं पूरा। ये देखो, ये एक ही पॉसिबिलिटी है। इसमें 4 में से 3 रिपीट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इसमें 4 आ जाएगा। इसको रीसफल करोगे तो 4 डिफरेंट आंसर आ जाएगा। और इसमें इसको भी रीसफल कर लो ना, बताता हूँ आंसर। 2H ले लो, 2T ले लो, और इसका अरेंजमेंट कितना होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे 2 एक जैसे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, 6 होगा। लेकिन 6 में से एक कम हो जाएगा, 6 में से ये वाला केस नहीं लेना है। मान लो कि टी और बीच में एच आ गया, और ये वाला केस माइनस कर दो, तो ये 5 ले लेना। और क्या हो सकता है, और 2T किया ना, अब 1T कर दो। 1T तो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। 1T ले सकता है क्या? हेड ले लिया, टेल ले लिया, हेड ले लिया, हेड आएगा तो 2 हेड आ ही जाएगा। ठीक है ना, इतना ही पॉसिबल है शायद। तो 5 4 9 1 10, 10 अपॉन और ये कितना आ जाएगा, 4 है, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6, सारे केस आ गए कि नहीं, 4T वाले, 3T वाले, और 5 और 5 10, और सारे। ये वाला थोड़ा डाउट लग रहा है यार, लास्ट वाला थोड़ा ऐसा, एक बार और काउंट कर लेता हूँ। मान लो ऐसा आ गया, HTTH आ गया, या फिर हेड टेल आ गया, और टेल हेड आ गया। और क्या केस हो सकता है, तो इसका 4 फैक्टोरियल बना। ये वाला 4 में से 2 एक जैसे, 4 3 12 दूना 24, 24 बटा 6, और इधर तो 3 ही मिल रहा है यार, और कैसे हो सकता है? तो ये गलत है शायद, ये वाला ऐसे करना गलत हो जाएगा। तो ये दे देगा आपको 3 3 4 7 1 8, तो ऊपर तो 8 बन रहा है, और नीचे मतलब इसको भी रीसफल करोगे ना, देखो ऐसा, TH ले लिया, फिर T, ऐसा मैनुअली गिन ही लेना, सही बात है। THT आ गया, फिर H को दूसरे पोजीशन पे लेके जाओ, फिर H को पहले पोजीशन पे लेके जाओ, तो कितना हो जाए, 1 2 3 4 4 4 1 4 1 4 5 5 3 8 8 आ जाएगा। और कितना क्वाइन है, 4 क्वाइन है, 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 16, 1/2 आंसर हो जाएगा। In a throw of 3 dice, what is the probability of getting one prime number, one composite number, one number which is neither prime? अच्छा, तो एक प्राइम चाहिए, और एक कंपोजिट चाहिए, और एक नाइदर चाहिए। ठीक है, प्राइम मतलब अगर डाई थ्रो करोगे 1 2 3 4 5 6 आएगा, प्राइम कितना आ जाएगा, प्राइम 2 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्राइम आएगा। और कंपोजिट कौन कौन आएगा, 1 प्राइम भी नहीं होता है, 1 कंपोजिट भी नहीं होता है, तो 2 3 4 और 6 आ जाएगा, 4 और 6 2 आ जाएगा। और नाइदर वाले में 1 आएगा, एक ही आ जाएगा। क्या बोल रहा है, इन ए थ्रो ऑफ डाइस, 3 डाइस थ्रो कर रहा है, मान लो 3 डाइस, 1 2 3 डाइस थ्रो हो रहा है, और एक पे प्राइम आ जाए और एक पे कंपोजिट आ जाए,
और एक पे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट आ जाए, ठीक है। तो इसको भी इसके लिए भी ना पर मुझे ये अपना देखो, पहले तो ये है इसका प्राइम का प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। कंपोजिट का प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा और नाइदर का प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा इसका किसी का पोजीशन बोला नहीं है कि फर्स्ट पे प्राइम रहना चाहिए, सेकंड पे कंपोजिट रहना चाहिए, थर्ड पे नीदर होना चाहिए। कोई भी किधर भी हो सकता है ना, तो इसका रीसफल अरे ये इसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कोई किधर भी हो सकता है। 3 में से 3 का अरेंजमेंट करोगे तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से कट जाएगा और 3 दूना 6 ये भी कट जाएगा, तो 1/6 आंसर बतेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा लगा प्रोबेबिलिटी का कि अगर ये ध्यान में नहीं दिया होगा कि प्राइम इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कोई पोजीशन नहीं बोला है, 3 में से बोला है कि, तो अगर मान लो डाई थ्रो किया, फर्स्ट पे प्राइम आ गया, दूसरे पे कंपोजिट आ गया, तीसरे पे नीदर आ गया, दूसरी बार थ्रो किया होगा, दूसरी बार थ्रो में इधर कंपोजिट आ गया होगा, इधर प्राइम आया होगा, इधर गया, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट वो भी देखना पड़ेगा आपको, वो भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, an integer is chosen at random from the first 50 integers. What is the probability that integer is neither divisible by 5 nor 9? मान लो कि ये 1 माइनस कर दो, 1 माइनस डिविजिबल बाई 5 और 9, ठीक है, 1 माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 9 और माइनस डिविजिबल बाई, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 वाला। तो ये कैसे निकालोगे, मतलब 50 है, 50 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, 5 से डिवाइड करोगे तो 10 मिलेगा। अब 50 को 9 से डिवाइड करो, 50 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना, 9 5 45 मिलेगा। और 50 को 45 से डिवाइड करो, 45 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, और कितना इंटीजर, एक ही इंटीजर ले रहा है, तो नीचे तो आ जाएगा 50, 50C1, और ऊपर P(5), P(5) पे 10 आएगा, और P(9) कितना आ जाएगा 5 आएगा, और ये 1 आएगा ऐसा। तो 1 माइनस 15 में 14, 14 माइनस किया तो 36/50, 36/50 आ रहा है, तो 2 से कैंसिल किया है, 18/25, ठीक। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन दे दिया था, छोटे छोटे दिया है, टाइम बर्बाद नहीं हुआ, 10 मिनट में सारे निपटा के चल जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। आउट ऑफ 50 consecutive natural numbers 2 integers are chosen at random. What is the probability that their sum is odd? तो सम ऑड कब बनेगा, आप एक नंबर ले लो इवन और एक नंबर ले लो ऑड, ऑड और एक नंबर ऑड लोगे, सम बनाना है तुमको ऑड। और सम ऑड कैसे बनेगा, सम ऑड के लिए एक ऑड ले लो और एक इवन ले लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, ऑर्डर का मैटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। चोजन बोल रहा है ना, चोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ये नहीं कि पहला इवन ले लिया फिर ऑर्डर ले लिया, नहीं, चोजन चोजन बोले या सिलेक्ट बोले तो इस कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है। आप एक नंबर इवन ले लो और एक नंबर ऑड ले लो। अब टोटल है 50, टोटल कितना नंबर है, टोटल है 50, टोटल है 50, तो इसमें इवन कितना होगा, आधा इवन होगा, आधा इवन नंबर होगा, आधे नंबर ऑड नंबर होंगे, है ना। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एक ले लो आप 25 में से इवन वाला ले लो और एक 25 में से ऑड वाला ले लो, और टोटल कितना है 50 है, 50 में से 2 ले लो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25C1 25 होगा, और नीचे 50 × 49 कर लो, और नीचे का जो 21 ऊपर ले लो, तो 25 2 जा, या फिर 25 दूना 50 और 50 से कट गया, 25/49, ये आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। मान लो एसडी दिया है तुमको, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दे दिया है, आगे क्या बोल रहा है 20 ऐड कर दिया ईच ऑब्जर्वेशन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई फिक्स नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंजेस नहीं आता है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, न्यू एसडी भी उतना ही होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में। आप देखो एक्स या रैंडम वेरिएबल, अच्छा पी दे दिया है के,
P दे दिया है K और N दे दिया है, N का वैल्यू N दे दिया है 5 और बाइनोमियल में Q चाहिए तो Q कितना होगा, Q हो जाएगा 1 माइनस K। फर्दर दे दिया है एक ये फॉर्मूला दे दिया है और एक फॉर्मूला इधर दे दिया है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। अच्छा, मतलब P निकालना है अपने को, K निकालना मतलब P निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा यार, अब इसको अलग निकालोगे इसको अलग निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा। डिवाइड कर दो, क्या करो, P ऑफ 1 अपॉन P ऑफ 2 कर दो, जो गिवन है ना वही ये कर दो। तो 4096 अपॉन 2048 कर दो, तो इसका डबल है इधर और इधर क्या है दिया है, P ऑफ 1 कितना होगा, P ऑफ 1 देखो कितना होगा, NCR ये फॉर्मूला होता है, P ऑफ x इक्वल टू x होता है NCx P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x फॉर्मूला होता है। तो x की जगह पे 1 डाल दो तो 5C1 और P की पावर 1 और Q की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। नीचे 5C2 आएगा, P की पावर 2 और Q की पावर 3 आ जाएगा और ये 2 आया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक पावर तो यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा तो Q बाई P आ रहा है और 5C1 5Q आया और नीचे क्या आया 5C2 10 होता है तो 10P आया और ये 2। ठीक है, 5 2 या 10 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, Q बराबर हो जाएगा Q बाई 2P इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इधर देखता हूँ Q इक्वल टू 4P हो जाएगा, अपने को चाहिए P। ठीक है, अपने को एक और फॉर्मूला पता है कि P प्लस Q 1 होता है, P प्लस Q कितना होता है, P प्लस Q 1 होता है, क्योंकि अपने को P चाहिए Q नहीं चाहिए और ये P Q में रिलेशन आया है तो ये इसमें आंसर देगा अपने को। अब जहाँ Q है ना उसको P में कर लो, तो P को P में रहने दो और जहाँ Q है उसको 4P ले लो, 4P ले लो तो ये हो जाएगा 5P बराबर 1, तो P बराबर आ गया 1/5, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 आंसर हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, घुमाया था। तो P मतलब K, तो K का वैल्यू ये हो गया। अब मीन बोल रहा है, मीन बोल रहा है तो पहले इसमें मीन के लिए देखता हूँ ये कैसा चल रहा है भाई, चलो ये भी चलाते हैं इसको। मीन बोल रहा है तो इसका मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू निकालो भाई, इसका मिड वैल्यू 10 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। मीन निकालना है तुमको, मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है fx फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स और टोटल अपॉन ये फ्रीक्वेंसी, बस ये लगा दो आप तो मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30 30 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20 40 इंटू 20 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 20 30 50 50 30 80 80 20 100 100। 2 जीरो कैंसिल कर दो ऊपर से, एक जीरो यहाँ से नहीं, दो जीरो निकलना चाहिए, दो जीरो निकाला मतलब 100 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, कितना बचेगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 9 और यहाँ से 8, बस कितना आ रहा है आंसर देख लो। तो 8 और 2 10 हो गया और 9 6 15 हो गया, 10 और 15 25 हो गया आंसर। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी मिला के अच्छा दिया है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पे फंसोगे, नहीं तो कहीं फंस मतलब आराम से सब सारे के सारे कर सकते थे। 10-15 क्वेश्चन दे दिया, 20 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दिया रहता है, 20 में से मुझे लगता है कि 15 तो आराम से कर ही सकता है, कोई बच्चा अच्छा प्रैक्टिस करके गया है, PYQ वगैरह लगा के गया है तो 15 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ईजी भी है, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है ही है, डिफिकल्ट मतलब लेंदी है और बच्चों स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता ही है। टीचर के नज़र से देखोगे तो अलग बात है, लेकिन अगर स्टूडेंट की नज़र से देखो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही है। ठीक है,
माइक चेंज कर लेता है यार। यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग किया ही है, पी ऑफ ए दे दिया है, पी ऑफ बी दे दिया है, और एक पी ऑफ ए गिवन बी दे दिया है, मतलब पी ऑफ ए गिवन बी दे दिया है 0.5। ये दिया है मतलब कि तुम इंटरसेक्शन निकाल लो, समझे, इंटरसेक्शन निकालने के लिए दिया रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और ये दे दिया है तुमको 0.5। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है ना, पी ऑफ बी का वैल्यू डाल दो। पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 0.4 है और ये 0.5 है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन निकल गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन निकल गया 5 चौको 20। ठीक है, 0.2 आ गया। अब तुमसे ये निकालना है, पी ऑफ बी गिवन ए निकालना है। बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे जो लास्ट में रहता है वो डिवाइड होता है पी ऑफ ए। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, पी ऑफ ए का वैल्यू भी तुम्हारे पास आ ही चुका है, 2/3 आंसर हो जाएगा। 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 66666, ये डी ऑप्शन। पी ऑफ ए 1/3 है और पी ऑफ बी 1/2 है, और इंटरसेक्शन दिया है, तो ये निकालना है तुमको पी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें कुछ मत करो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लगा दिया। अब ये कितना होता है, ये तुम्हारा 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, पी ऑफ बी को कुछ मत करो और इसमें फॉर्मूला लगा दो। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर इंटरसेक्शन नहीं है वो, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब जिसके ऊपर इंटरसेक्शन नहीं है, बी के ऊपर इंटरसेक्शन नहीं है, तो पहले पी ऑफ बी आएगा माइनस इंटरसेक्शन विथआउट ये आ जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस, या फिर इसको रहने दो ऐसा ही, कॉम्प्लीमेंट में रहने दो ये, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो ये पी ऑफ ए 1/3 दिया है, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और नहीं तो लिख ही देता हूँ यार, ये 1 माइनस पी ऑफ ए रहने दो, तो 1 माइनस 1/3, और इंटरसेक्शन का वैल्यू तुमको दिया है 1/4, तो ये 3 1 जा 3, 2/3 और 1/4। ठीक है, संगम करा दो इधर, संगम 4 पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है, 4 2 जा 8 प्लस 3, 11/12 आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मीन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मीन, इस वेरिएंस में स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, मीन में मान लो कि मीन में तो जो डेटा आपका गिवन है ना, जो यूनिट में डेटा गिवन है वही यूनिट में मीन रहेगा, लेकिन वेरिएंस में स्क्वायर लग जाता है। मान लो कि आपका मीन दे दिया है मीटर में, तो वेरिएंस आपका जो आपका डेटा मीटर में दिया है ना, तो मीन भी आपका मीटर में आ जाएगा, लेकिन वेरिएंस में क्या होता है, स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर यूनिट लग जाता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम यूनिट तो नहीं है, ये सत्य नहीं होगा। और दूसरा, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सारे का सारे सेम यूनिट रहता है। खाली वेरिएंस को याद रखो, वेरिएंस ऐसा है ना, ये ऑड वन आउट वाला अगर क्वेश्चन पूछे और वेरिएंस डाल दे उसमें, तो वेरिएंस को हटा देना, यही ऑड आ जाएगा। बाकी सब में तो जो यूनिट में डेटा है वही यूनिट में तुम्हारा आंसर है। बाकी वेरिएंस में क्या होता है, स्क्वायर यूनिट लग जाता है। तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि नहीं। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर दिया है, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और इसके बाद मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालने वाला हूँ। हर चैप्टर पे 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन डालने वाला हूँ, वो भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जिससे कोई कंसेप्ट सीखने को ना मिले। और
हर चैप्टर वाइज मैं डाल दूंगा, तो हर वीकली मैं एक एक वीडियो डाला करूँगा ऐसा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आप क्या करो, बेसिक पहले क्लियर, बेसिक अच्छे से करो। जो भी आपका मतलब कंसेप्ट वाला है ना, कंसेप्ट को मत छोड़ो, कंसेप्ट अच्छे से कर लो, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। और कंसेप्ट होने के बाद में पी वाई क्यू कर लो, कंसेप्ट कर लो, पी वाई क्यू कर लो। और एग्ज़ाम से एक महीना पहले, एग्ज़ाम से एक महीना पहले किसी का वीडियो मत देखो, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले वो वीडियो देख के बहुत सारे बच्चे अच्छे जाते हुए वो वीडियो के उनका लहर में आके ख़राब हो जाते हैं उनके चक्कर में। तो एक महीना पहले अगर एग्ज़ाम आ गया ना, तो एक महीना पहले आप क्या करो, बस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो और पी वाई क्यू लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो बस। बाकी वीडियो वगैरह कुछ मत देखो, ये सब आपको ऐसा गुमराह कर देंगे। ये आने वाला है, ये कर लो, इसके बाद कुछ नहीं, इतना ही कर लो, तो वो कुछ का आता नहीं है ऐसा। आप मेन कंसेप्ट पकड़ के चलो। देखो कितने क्वेश्चंस आए, सारे मुझे लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन थे कि मतलब अगर इसमें से निकाल दो ना 20, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन निकाल दो, 20 क्वेश्चन निकाल दो, तो 1-1.5 घंटे में आप पेपर करके चले जाओगे। 20 क्वेश्चन होगा, 15 या 20 क्वेश्चन होगा जो लेंदी था, और उसमें फंसना नहीं था। चॉइस ऑफ क्वेश्चन, चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने रहते हैं। डिफिकल्ट है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो सबके लिए डिफिकल्ट रहता है, सबके लिए इजी रहता है। इजी है तो पहले ऐसा राउंड में करो, सॉल्व करना है तो फर्स्ट राउंड में सारे इजी कर लो, सेकेंड राउंड में फिर थोड़े से उसके बाद वाले क्वेश्चन 1-2 मिनट वाले करो, ठीक है। तो ऐसा अगर स्ट्रेटजी के साथ नहीं उतरोगे ना, और प्लानिंग अच्छे से कर लो, आप मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग होना चाहिए, इतने प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे अगर मतलब एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्हें दिल से आवाज़ आ रहा है कि यार एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, तो देना चाहिए, मुझे लगता है कि देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी आपको 60-70-80% प्रिपरेशन तो हो ही गया होगा, थोड़ा सा और मेहनत कर दिया और तो शायद अगला एग्ज़ाम निकाल लो, तो एक एग्ज़ाम और दे देना चाहिए मुझे लगता है। चलो इसके साथ ही अब मैं क्लोज करता हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो